सबसे पहले गूगल खोलेंगे, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये एक वेबसाइट पाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को खोल के लेफ़्ट साइड बार में ये लास्ट में एक ऑप्शन है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वेबसाइट खुलेगी उम्मीद की। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये 2 बार यहाँ पे जो है उसमें से ये वाला रजिस्टर एंड साइन इनको क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमको फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं मुतवल्ली का, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन होंगे, एक एग्जिस्टिंग वक़्फ़ रजिस्टर और एक न्यू वक़्फ़। अब यहाँ पर अक्सर ये गलती हो रही है और हमने एक्सपीरियंस भी किया कि न्यू वक़्फ़ समझ के, यानी हम पहली बार करें तो हम न्यू वक़्फ़ पे क्लिक करके उसको हमारा मुतवल्ली को अकाउंट को रजिस्टर करा दें। लेकिन ये 2 ऑप्शन इसलिए है कि अगर 8 अप्रैल 2025 यानी कि जब ये कानून आया उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी वक़्फ़ में हुई है तो अब उस सिलसिले में हम ये न्यू वक़्फ़ रजिस्टर सिलेक्ट करेंगे। अगर 8 अप्रैल 2025 के पहले हमारी वक़्फ़ है उस सिलसिले में ये सिलेक्ट करेंगे, तो हमारा भी वही सीन। अब उसमें एक चीज़ ये रखना है कि अगर हम भूल से न्यू वक़्फ़ कर दिया तो क्या होगा, तो वो नंबर हमारा गया, फिर वो नंबर से हम वापस री रजिस्टर नहीं करवा सकते। या तो हमको मुतवल्ली बदलना पड़ेगा या तो मुतवल्ली के नाम पे नया नंबर लेना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर एग्जिस्टिंग वक़्फ़ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम ये पेज पे रिट्रैक होंगे। उसके बाद सबसे पहला जो ऑप्शन हमारा है कैटेगरी का, उसमें हमको मुतवल्ली सिलेक्ट करना है या तो वाकिफ़ एज़ मुतवल्ली। वाकिफ़ एज़ मुतवल्ली तभी सिलेक्ट करेंगे जब हमारे पास वक़्फ़ डीड होगी। मिसाल के तौर पे ये वाली, ये वक़्फ़ डीड है। अभी ये कैटेगरी में ये डॉक्यूमेंट का नाम दूसरा ये भी हो सकता है, वक़्फ़ ख़त, वक़्फ़ डीड या वक़्फ़ नामू, ये चीज़ होगा। अब इस चीज़ में वाकिफ़ का नाम, जैसे इसमें है वाकिफ़ का, यहाँ पे इरशाद अली है, और मुतवल्ली दोनों का नेम सेम हो, या तो मुतवल्ली की कैटेगरी में वाकिफ़ का नाम आ रहा हो, उस सिलसिले में हमको यहाँ पर वाकिफ़ एज़ मुतवल्ली सेलेक्ट करना है। अगर ये ऑप्शन है नहीं, अगर वक़्फ़ डीड है ही नहीं हमारे पास, तो उस सिलसिले में हम मुतवल्ली सेलेक्ट करेंगे। मुतवल्ली सेलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पे ये ऑप्शंस आएंगे। अगर कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास है, मिसाल के तौर पर कोर्ट ट्रिब्यूनल ने हमको ये ऑर्डर करके बोला कि सो एंड सो आदमी या रेहान भाई मुतवल्ली सेलेक्ट हुए, तो उनका कोर्ट का ऑर्डर भी होगा। तो ऐसी कैटेगरी में ही हमको कोर्ट करना है, जनरली नहीं होगा वैसा। उसके बाद जैसे मैंने बताया ये वक़्फ़ बोर्ड का, फिर देखना है कि हमारे पास वक़्फ़ का प्रमाण पत्र है कि नहीं। ये रहा, इसको बोलते हैं वक़्फ़ बोर्ड से, उसमें टाइटल ये होगा वक़्फ़ बोर्ड, और ये यहाँ पे प्रमाण पत्र होगा, हमारा ट्रस्ट का नाम होगा, वक़्फ़ का नाम होगा, उसका रजिस्टर्ड नंबर होगा, और उसके नीचे जितने भी ट्रस्टी या मुतवल्ली है उनके नाम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। जिस तरीके से अगर ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है तो उस सिलसिले में हमको यहाँ पे वक़्फ़ बोर्ड सेलेक्ट करना है। अगर ये नहीं है, या वक़्फ़, जैसे मैंने वो बताया ना वक़्फ़ ख़त, वक़्फ़ डीड जो भी बताया, ये वाला, ये भी है वक़्फ़ डीड, वक़्फ़ ख़त या वक़्फ़ नामा, तो उस सिलसिले में हम यहाँ पर डीड इज और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट बाय विच वक़्फ़ इज़ क्रिएटेड ये लिखेंगे। ठीक है। अब ये भी नहीं है, ये भी, इसमें कोई कैटेगरी में कुछ नहीं है हमारे पास, तो उस सिलसिले में बाय कस्टम करेंगे, यानी कि हमने हमारे कस्टम से, रीति रिवाज से, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने मुतवल्ली को सिलेक्ट किया। अब उसके बाद यहाँ पे हम हमारा नाम लिखेंगे, पीवी अहमद, मिडिल नेम इब्राहिम, यहाँ पे फादर या फादर नेम, मतलब ये सब तो मुतवल्ली के नाम, मतलब ये सारी डिटेल्स हम जो भर रहे हैं वो मुतवल्ली के। इब्राहिम,
ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, जेंडर में फिर जेंडर वाइज सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर यस करना है। उसके बाद यहाँ पे वो मोबाइल नंबर डालना है जो हमारे रेगुलर और परमानेंट यूज़ के लिए, जैसे आपका नंबर है। उसके बाद OTP हमारे ऊपर मंगवाना है, सेकेंडरी से OTP आएगा, वेरीफाई, ओके। फिर यहाँ पर ऊपर आ जाएगा कॉन्टेक्ट OTP इज़ वेरीफाइड। उसके बाद आपका ईमेल, अब ईमेल भी वही यूज़ करना है जो हमको पासवर्ड याद है। फिर यहाँ पे दोनों हो जाएंगे, वो सबको अलग अलग रजिस्टर मैं बता देता हूँ। OTP हैज़ बीन, दोनों यहाँ पे हो जाएगा। फिर हमको हमारा रिलीजन सिलेक्ट करना है, सेक्ट सिलेक्ट करना है, एजुकेशन क्या है, इसमें सारी कैटेगरी मौजूद है, आलिम, आबिद, हाफिज़, फाजिल, काजी, ग्रेजुएशन, 10th पास, 12th पास और 10th से डाउन है वो भी है बिलो 10। तो आपको आपका ग्रेजुएशन ओके। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में अगर गवर्नमेंट जॉब हो तो गवर्नमेंट करना है, प्राइवेट जॉब हो तो प्राइवेट जॉब से मुराद के कोई MNC और प्रॉपर तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, ID है वो कंपनी से, तो प्राइवेट पे सिलेक्ट करना है, वरना सेल्फ एम्प्लॉयड करना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं करते तो कुछ नहीं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अब अगर मतलब कोई भी शॉप में, जनरल लोकल शॉप में काम करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हो। फिर हमको हमारा स्टेट सिलेक्ट करना है, गुजरात, हमारा डिस्ट्रिक्ट नवसारी। अब ये चीज़ देखना है यहाँ पे हम रूरल में आ रहे हैं अर्बन में, अर्बन रूरल में भी होगा। अगर आपका कोई हमारा गांव है हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो लगता है उस सिलसिले में रूरल करना है, मेन सिटी का इलाका अर्बन में जाना है और रूरल में। अब दूसरी चीज़ ये भी रखना है कि जो प्रॉपर्टी का मिल्कत कार्ड हो, प्रॉपर्टी कार्ड भले वो डिस्ट्रिक्ट के बाहर हो, यानी कि एने हो गई हो ज़मीन, उसमें भी तुमको अर्बन ही सिलेक्ट करना है तो तुम्हारा प्रॉपर जनरेट होता है। प्रॉपर्टी कार्ड नहीं है और डॉक्यूमेंट में 7 बार है लैंड रेवेन्यू, वो डॉक्यूमेंट का नाम वो होगा तो फिर रूरल में जाएगा, ठीक है। तो अभी हम अर्बन सेलेक्ट करेंगे, ये म्यूनिसिपैलिटी आ जाएगी। फिर उसमें रूरल में जाओगे तो यहाँ पे तहसील, तालुका, विलेज, गांव आ जाएगा। ये कोड ऑटोमेटिक जनरेट है, ठीक है। हम यहाँ पे म्यूनिसिपल कौन सा है बराबर, वार्ड नंबर। अब ये वार्ड नंबर कौन सा सिलेक्ट करना है जो हमारे लाइट बिल में आता है, घर वेरा में आता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से जो वार्ड नंबर लगता है वो बाज़ दफ़ा लैंड रेवेन्यू में अलग होता है। मेरा बिल है और मेरा बिल है नया देख लेने का। तो ये 2023 के बाद ये एड्रेस प्रूफ में, मेरा बिल हाँ, अभी वार्ड चेंज हुई है। सीमांकन के हिसाब से। ठीक है। तो ये LGD कोड ऑटोमेटिक जनरेट होगा, जैसे वार्ड सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक जनरेट। ये चीज़ थोड़ा खास समझना है कि हमारा जब एड्रेस लिख रहा ना तो ये हमारे एड्रेस के हिसाब से होगा वो लिखना है। बाकी जहाँ मुतवल्ली जहाँ रह रहा है उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है, ना कि वक़्फ़ जहाँ है वहाँ। मेरा पर्सनल जो एड्रेस है उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है। और नंबर पता ही नहीं होता। हाँ नहीं, वो तो वो तो मालूम होएगा, वो तो पता तुमको चल घर जाएगा। वेरा से वो मालूम चली जाएगा, समझ में आया? तो यहाँ पे बाज़ दफ़ा लैंड रेवेन्यू में डिफरेंट होता है, वो सेम होते हैं बट कभी कभी अभी जो चेंजेस है उससे हो जाता है। तो उस यहाँ पे हमारे घर का जो एड्रेस है मुतवल्ली का उसके हिसाब से यहाँ पे डिटेल भरना है, तो अपने मुतवल्ली का ही भरना है। हाँ, फिर आपका पिन कोड के बाद एड्रेस, आपका स्लैश नहीं होगा यहाँ पर, ये याद रखना है। यहाँ अपन का जो मेन जैसे हाउस नंबर और जो सोसाइटी नंबर है यहाँ आएगा, फिर आसपास जो करीब का लेन है या रोड है वो डिटेल लिखना है, और नियर बाई कोई लैंडमार्क है वो लिखना है, ठीक है। अब ये हमारा मुतवल्ली का डिटेल फिलअप हो गया, इसको सबमिट करेंगे, ये हो गया रजिस्ट्रेशन सबमिट सक्सेसफुली, ओके। अब इसको हम सेव कर लेंगे, फिर अब डायरेक्ट लॉगिन करना है, समझ में आया? ये हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो, उसके बाद हमको साइट में लॉगिन करना है। फिर इसको गेट OTP करेंगे, OTP आएगा। जब भी लॉगिन करेंगे तो हमको यही प्रोसेस है जाना है, हर बार OTP वही नंबर पे आएगा, इसलिए नंबर वही ढूंढना बहुत ज़रूरी है। 2079 OTP से हो जाएगा ना? नहीं अभी तो मेन ये रिजर्वेशन अभी है। हाँ, ये सब चीज़ें यहाँ पे इनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, समझ में आया? तो यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है आधार कार्ड, ये इजी अवेलेबल डॉक्यूमेंट। ये ऑप्शन है देखो, बैंक पासबुक होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, ID कार्ड वक़्फ़ ने दिया हो वो,
LIC तो नहीं होगी, गैस कनेक्शन का, सैलरी, रेंटल एड्रेस, टेलीफोन, वोटर ID, वोटर ID। यहाँ पे याद रखना है अपने को इस तरीके से लिखना चाहिए, वरना तुम स्पेस नहीं छोड़ना है, स्पेस छोड़ोगे तो नहीं होगा आपको। जैसे भेजो फोटो भेजो, तो ये है तो नॉर्मल फोटो आएगा ना जिसका मतलब भी अपलोड। अब यहाँ जो भैया अपनी डिटेल्स हो गई, आधार कार्ड अपलोड हो गया, ये अपना वोटर ID हो गया, फोटो अपलोड हो गया। अब यहाँ पे है ना वो हो तो वो करना है, कौन सा वाला वक़फ़नामा नहीं, वक़फ़ डीड हो तो वक़फ़ डीड करना है, ये लिखा है। अब वो नहीं है, बोर्ड ऑर्डर कौन सा, यस है ना, तो अपने पास कुछ नहीं है, लैपटॉप हो जाएगा, इस शक्ल में भी हो जाएगा, उसके बिना भी है तो कर सकते, नहीं हो तो अटकाने का नहीं, ये बोलते हैं। ठीक है, अब अपना स्टार्ट करो। ये मुतवल्ली का हमारा हो गया, उनका फोटो आ गया, अहमद भाई का, ये 3 बार आएंगे, इससे अभी कुछ लेना देना नहीं है। ये जो है हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो प्रॉपर्टी 8 अप्रैल 2025 के पहले है वो यहाँ पे भरना है, और समझ लो कि अभी नई किसी ने वक़फ़ करी होंगे उसकी डिटेल न्यू वक़फ़ नंबर। अब हम वो न्यू वक़फ़ करते ना, उसमें ये ऑप्शन ही नहीं आता, तो अब इसके लिए हम ये क्लिक करेंगे, ये क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऐड एग्जिस्टिंग वक़फ़ तो क्लियर करेंगे, फिर ये मेन आएगा डिटेल हमको भरना। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहले शुरू में जब वेबसाइट शुरू हुआ तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते थे, यस और नो। हम जैसा ये बार बोल रहे थे वो नहीं आते थे, जो भी 3 बार हुए थे ना वो नहीं होते, यहीं पे सिलेक्ट करना रहता था। अब यहाँ पर अपन को नो का ऑप्शन ही चलिए, जो मैं क्वेश्चन कब से पूछ रहा था वही है, डू यू वेरी वक़फ़ प्रॉपर्टी अंडर योर मैनेजमेंट बिफोर 8:30, यहाँ पे यस करना, पहले यहाँ पे नो करके फिर हिसाब से डिटेल भरना है। तो हमारा वक़फ़ का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑब्वियसली गुजरात में, अगर इसके लिए अपने कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये ऑलरेडी भरा हुआ है। यहाँ पे हमको हमारा वक़फ़ नंबर डालना है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान ये रखना है कि हम समझो मान लो हमारा वक़फ़ नंबर 1 है, एक ही है, तो आगे 3 0 लगाएंगे। अगर हमारा वक़फ़ नंबर 72 है तो आगे 2 0 लगाएंगे, 4 डिजिट होना चाहिए, 4 डिजिट होना है, और 303 है तो आगे 0। और पहले 0 लिखेंगे तो नहीं लिखाएगा, ये चीज़ भी लिखेंगे, पहले 0 लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे, तो कोई नंबर लिखे उसके बाद ही वो आगे 0 लिखेगा, ये चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अभी अपने मिसाल के तौर पे ये ले लेते नंबर, क्योंकि अपने पास कोई है नहीं। फिर अब नेम ऑफ वक़फ़ में हमारा जो वक़फ़ हो वो लिखना है, अभी हम लिखते हैं डेमो मस्जिद ट्रस्ट, ठीक है, या तो वक़फ़, ठीक है। यहाँ पे जो नाम होगा, नाम को स्पेशल कोई लिखना जरूर है, मिसाल के में लिए लिखा हो। हाँ, ये हमको अक्सर इसमें मिल जाता है प्रमाण पत्र में, प्रमाण पत्र में होगा या तो वक़फ़ डीड में होगा, मस्जिद या खालिद बिन वलीद वक़फ़। तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे मस्जिद खालिद, मस्जिद या खालिद बिन वलीद, मस्जिद, ठीक है। हमारे पास वक़फ़ डीड नहीं है तो क्या करना है, तो फिर हमारे पास ये चीज़ तो सबके पास होती है, कब बोलना है? ये प्रमाण पत्र ही है, इसमें नाम नहीं होंगे, ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, ध्यान रखना। उसको जिसमें नाम होंगे ना नीचे, जैसा मैंने बताया ये वाला डॉक्यूमेंट, ये इसमें नाम है, इसको बोलेंगे ट्रस्टी सर्टिफिकेट, ट्रस्टी मुतवल्ली सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, जिसमें मुतवल्ली के नाम हो, वही बट करते क्या जो नाम हो, समझ में, जिसमें अपन जो मैनेज कर रहे हैं उनका नाम हो
उसको हम ट्रस्ट ये सेम ही होगा, दोनों सेम ही है, पर इसमें नाम होंगे और इसमें नाम नहीं होंगे। तो जिसमें नाम नहीं होंगे उसको हम बोलेंगे औकाफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वक़फ़ रजिस्टर सर्टिफिकेट ये है। इसमें नाम हमारा दोनों चीज़ का लिखेगा हुआ, क्या? हाथीखाना मुस्लिम पंच वडोदरा, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा और कब हुआ है वो भी लिखा होगा, कब बनी है। समझ में आया? तो ये चीज़ अभी के फ़िलहाल में जब यहाँ भर रहे हो तो ये हाथ में रखना है और ये डीड है तो डीड ये हाथ में रखना है। समझ में आया? अब अगर अपने पास ये वक़फ़ वाला है तो उसमें अपने नाम में क्या लिखना है? कौन सा वाला? जो भी अपन क्या नाम ये अगर है हाँ, तो फिर अपने नाम में क्या लिखेंगे? ये यहाँ हाथीखाना पे- मुस्लिम पर ये तो होगा ही, अगर ये होगा नहीं तो भी ये भी होगा। नहीं, इसमें से नाम कौन सा लिखने को वो पूछ रहे ये यही ना अपन का जो वक़फ़ होगा वही ना। हाथीखाना मुस्लिम हाँ, पंच में हाँ, लिखा हाँ, ये एड्रेस है, कॉमा के बाद जो एड्रेस वो नहीं लिखेंगे। तो जैसे ये एड्रेस है, इसमें लिखा है प्रमाण पत्र में आवेल છે કે વડોદરા ખાતે આવેલ હાથીખાના મુસ્લિમ મસ્જિદ खत्रीवाड़। ये पहले 1950s के पहले जो भी वक़फ़ था ना, मुकम्मल कानून नहीं था, वो मुंबई ट्रस्ट में चल रहा था। फिर जब कानून आया उसके बाद इन लोगों ने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसमें फिर वो ट्रस्ट को क्या बोला, ना रोज थी नोंदाई ट्रस्ट वक़फ़ छे। तो ये हमारा वक़फ़ नंबर है, वो आपको मालूम होगा। वक़फ़ मतलब एक औक़ाफ़ मतलब बोल सकते हैं। तो ये वाली डिटेल्स वहाँ पे आएगी। ये वाली डिटेल्स जो थी ना B44 वो अभी मैं जो बताया ना वहीं आएगा। फिर जैसे मस्जिद ये वक़फ़ ना ये होगा है तो भी ये भी तो होगा ही, क्योंकि ये जो प्रमाण पत्र मिलते हैं ना वो इस बेस पे ही मिलते हैं। अब या तो अपना बंधारण को ऊपर होता है, तो ये अल्टीमेटली सब चीज़ को कवर कर लेगा। तो जैसे इसमें हाथीखाना मुस्लिम मस्जिद पहुँचे तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाथीखाना मुस्लिम पर, यहाँ पे ना। ये हमारा हो गया ट्रस्ट का वक़फ़ का नाम, ठीक है। अब ये सब भरने के बाद अगर इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक या हुआ तो उसमें कोई चेंज वो सबमिट नहीं करना है, बात ये देखना, शुरू में मत करना। हमारे से 2 बार गलती हमने नंबर चेंज करवाए, तो शुरू में डायरेक्ट सबमिट मत करना, क्रॉस वेरीफाई ना हो तब तक। तो जो चीज़ में अटके हो उस चीज़ को कंफर्म करे बिना आगे नहीं बढ़ना, दूसरी डिटेल्स भर लेनी है। अब ये हो गया, इसके बाद हमको ये थोड़ा समझना है, किसको? अब यहाँ पे हमको हमारा वापस से मसला सिलेक्ट करना है हमने। अब ये थोड़ा ध्यान रखना है, अगर मस्जिद मदरसा है रिलीजियस आएगा, मखातिब मदरसा दारुल मुग़ा ये रिलीजियस आएगा। अगर भाड़े पे घर वर दिया है, दुकान है तो कमर्शियलाइज। वैसे 2 ही अपना तो ज़्यादा यूज़ है, चैरिटेबल तो हमारा है ही। रिलीजियस में आएगा, रिलीजियस वो सारा रिलीजियस में है, और जो जिससे इनकम हो रही है उसको कमर्शियल कर देंगे। तो हमारा भी रिलीजियस समझो। अब ये इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ पे थोड़ा ये चीज़ समझना, ये इम्पोर्टेंट है ये सिलेक्शन। अब इसमें ये 3 अपने कुछ काम के नहीं है, क्योंकि अपना ही अच्छा है ही नहीं है चलिए। तो आगा खान और बुबरा उन लोगों का भी है, काट देना। अब इसमें 3 हैं, वक़फ़ बाय यूज़र, वक़फ़ बाय डेडिकेशन और वक़फ़ बाय औलाद। समझ में? अब इसमें भी वक़फ़ औलाद तो अपना बहुत कम होता है, मुश्किल होता है नहीं। वक़फ़ बाय डेडिकेशन यानी अपने जो करते हैं वो, आपने आपकी प्रॉपर्टी मुझे दे दी तो इसको हम वक़फ़ डेडिकेशन करेंगे। समझ में? अब डेडिकेशन पे 2 टाइप की है, लिख के होता है जिसको हम वक़फ़नामा कहते हैं, जो ओरली हो गया तो भी हमको यही सिलेक्ट करना है। समझ में? अब जब वक़फ़ बाय डेडिकेशन करोगे ना तो लास्ट में ये चीज़ जनरेट होती है, वाकिफ़ की डिटेल, क्योंकि दी है किसी ने तो किसने दी है उसकी डिटेल हमको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अगर हमारी प्रॉपर्टी बहुत पुरानी है और हमको कुछ मालूम ही नहीं है कि कौन वाकिफ़ है,
लेकिन वो प्रॉपर्टी को बरसों से 100 बरस से 50 बरस से 200 बरस से एज अ मस्जिद यूज़ करा, एज अ मदरसा यूज़ हो रहा है, ऐसा ईदगाह यूज़ हो रही। ज़्यादातर ये चीज़ें तुमको उसमें देखने मिलेगी, कब्रस्तान ईदगाहों में जो बरसों से एज यूज़ हो रही है। तो उस सिलसिले में अपन इसको वक़्फ़ बाय यूज़र कर देंगे अगर पता ना हो कि कौन वाकिफ है। वाकिफ को। और दूसरी एक चीज़ ये भी होता है कि प्रॉपर्टी कार्ड जब तुम लेके बैठोगे तो उसमें वक़्फ़ अक्सर नाम मेंशन होना चाहिए। गुजरात के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही है कि वक़्फ़ का नाम नहीं लिखा होता, पर लिख देते मस्जिद है, मदरसा है, मकतब है। तो उस सिलसिले में वक़्फ़ बाय यूज़र कर रहे हैं। अच्छा। और वो दिखाना ये कि अब ये है हमारी, तो वक़्फ़ बाय यूज़र करके हमारे इस्तेमाल आएगी। क्योंकि फिर तुम वाकिफ़ कैसे ढूंढोगे? ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स एनालाइज करें ना तो बहुत कम ऐसे रिकॉर्ड मिले जिसके 1950s तक रिकॉर्ड मिले हैं, पर जो वक़्फ़ के मामले में 1950s पहले के हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसको उस वक्त के महाराजाओं ने, नवाबों ने वक़्फ़ में दे दी। उस टाइम के लिखान उनके पास, पार्टीज़ के पास मौजूद है, बट रेवेन्यू ऑफिस में नहीं है। पर लेकिन अभी प्रॉपर्टी कार्ड में वही नाम चल रहा है कि मुस्लिम ने कब्रिस्तान ऐसा लिख कर, मुस्लिम ने इबादत खाना, मुस्लिम ने ये क्या बोलते हैं कब्रिस्तान, मुस्लिम का ये क्या बोलते हैं ईदगाह, सिर्फ इतना लिख रहता है। उस जगह में भी हमको वक़्फ़ बाय करके आगे अब ये वक़्फ़ बाय यूज़र करेंगे तो मैंने जैसा बोला ना, नीचे से वाकिफ़ की डिटेल ऑटोमेटिक चली जाएगी। अब तुमको यहाँ पे वाकिफ़ की डिटेल भरना ही नहीं है, क्योंकि उसको प्रॉपर्टी को वक़्फ़ कोई वाकिफ़ ने नहीं करी है, उसके इस्तेमाल से वो वक़्फ़ बनी है। तो अगर हमको मालूम है कि वाकिफ़ कौन है तो हम वक़्फ़ बाय डेडिकेशन करें। वक़्फ़ डीड से बनी है तब भी डेडिकेशन। अब हमको मालूम नहीं है कि प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड क्या है पुराना, पर अभी सारे दस्तावेज पे, लैंड दस्तावेज पे दिखा रहा है कि मदरसा है, मस्जिद है, या तो मकतब है, या तो इबादत खाना है, ईदगाह है। तो उस सिलसिले में जब किसने करी 200-300 बरस पहले किसने करी वो तो जाहिर सी बात है नहीं मालूम है किसी। तो जनरली हम वक़्फ़ बाय डेडिकेशन करते हैं। अब ये हो गई 2 शकल। अब तीसरी शकल कि वक़्फ़ ने खुद ने परचेस करी है प्रॉपर्टी। बहुत सारी जगह ऐसा होता है, वहाँ क्या करोगे? तो उस सिलसिले में वक़्फ़ की यहाँ पे वाकिफ़ की डिटेल में हमको ये लिखना है, हमारा ट्रस्ट है वो लिखना है। फिर ये सब में यही लिख देना है, पूरा नहीं लिखा है। ये भी लिखना छोड़ देंगे, नाम लिख के तो लिख देगा, क्योंकि मेन यहाँ ये चीज़ आ जानी। ये क्वेरी हमने वक़्फ़ बोर्ड से क्लियर करी और सोल्यूशन वहाँ से आया। अच्छा, वक़्फ़ बोर्ड से आया। यहाँ पे भी फिर हम यही कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये कब होगा? अगर खरीदी है तो। हाँ, वक़्फ़ ने खुद उसके नाम से दस्तावेज बना के खरीदी है तब मेल कर लेने का। फिर ये जो इसमें सिंगल ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो रेड डॉट है वो कॉलम के आगे नहीं है, तो वो डिटेल भरना ज़रूरी नहीं है। और जिसमें डॉट है वो फिलअप नहीं करोगे तो आगे जाएगी भी नहीं। समझ में आया? तो अभी ये अपन ने वक़्फ़ बाय डेडिकेशन करा, उसके बाद अब आएगा नेचर ऑफ वक़्फ़। वक़्फ़ की प्रॉपर्टी क्या है? अगर खेती की ज़मीन है तो ये अपन के काम का नहीं है। कोई बंगला है तो बंगला है और रेंट पे दिया, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग आएगी। चौकी ये भी अपना काम का नहीं, किला भी अपना काम का, दरगाह हो सकती, कोई आए तुमको लेके। दारुल होता है, कब्रिस्तान हो तो ग्रेवयार्ड हो गया, कोई हॉस्टल चलता है तो हॉस्टल, घर है तो घर, उजरा है तो उजरा। तो ये जो भी अपनी प्रॉपर्टी का नेचर हो यहाँ पे से सब आ जाता है। यतीम खाना, टर्बन, टॉम, तकिया, शॉप आ जाएगा तो शॉप, स्कूल है तो स्कूल। समझ में? अब ये भरने के टाइम पे नहीं, ये थोड़ा इसमें ये चीज़ समझ जाना, जनरली ये आएगा मकतब, मदरसा और दारुल। ये चीज़ 3 चीज़ की डिफरेंट समझना है। दारुल तब सिलेक्ट करेंगे कि वहाँ पे इस्लाम की जो एजुकेशन है
वैसे यूनिवर्सिटी दी जा रही है, हर इल्म वहाँ मिल जाए। तो उसमें मतलब बड़ा वो पूरा 11 होता है, ज़्यादा लिखेला ही होता है, वो तो उससे करना है। मदरसा यानी यहाँ पे आलिमियत का कोर्स चलता हो, आलिम बन के निकलते हो वो जगह से, उसको मदरसे के कैटेगरी में। और मकतब यानी कि मस्जिद में पढ़ा देते या तो 1-2 घंटे की क्लासेस टाइप, ट्यूशन क्लासेस टाइप, वो मकतब है। यहाँ पे आलिम नहीं बनेगा आदमी, आलिम मदरसा में पढ़ा, समझ में। तो कैटेगरी सिलेक्ट करने की, मस्जिद हो तो मस्जिद सिलेक्ट करेंगे, मॉस्क, अभी वो समझ लो मॉस्क, समझ में। जनरली ये होता है क्योंकि आपने जितना भी मैंने अभी देखा ना, तो यहाँ के लोगों की अंडरस्टैंडिंग मुस्लिम्स की ऐसी है कि वो वक़फ़ नहीं बोलते, वक़फ़ की प्रॉपर्टी नहीं बोलते, वो बोलते मस्जिद नहीं प्रॉपर्टी चाहिए। और इसी तरीके से नाम चढ़ाने में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जनरली प्रॉपर्टी किसकी है, वक़फ़ की है, पर वक़फ़ की मेन प्रॉपर्टी अक्सर मस्जिद होती थी और फिर उसी के नाम पे खरीदा जाता था। तो इसके लिए जो अपने लोगों की जो मेंटलिटी बनी ना, वही बनी है कि मस्जिद की प्रॉपर्टी चाहिए, समझ में। तो अपन को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर फ्रॉम बने, वो बोले ना मस्जिद की प्रॉपर्टी है, तो अपन को ये समझना है और ये अंडरस्टैंडिंग लेना है कि वो प्रॉपर्टी वक़फ़ की है कि नहीं। क्योंकि दो शक्ल आएगी, मस्जिद की प्रॉपर्टी बोलेंगे तो मस्जिद के साथ जो अटैच दुकान है, घर भी है ना, वो भी मस्जिद की प्रॉपर्टी बोलते हैं, समझ में। तो हमको ये लगे ये प्रॉपर्टी है मस्जिद की, वो एक प्रॉपर्टी है, उसी के साथ अटैच कोई प्रॉपर्टी है ना, उसकी डिटेल्स हम यही भरेंगे। लेकिन यहाँ मस्जिद है और उससे 2 किलोमीटर के बाद दूसरी प्रॉपर्टी है, तो फिर वो अलग प्रॉपर्टी में ऐड करके ऐड करना है। मतलब मस्जिद यहाँ है, मस्जिद की प्रॉपर्टी एक दुकान है, वो मस्जिद से दूर है, दूसरे सर्वे नंबर में आ रही, तो फिर वो ऐड मोर प्रॉपर्टी करके दूसरे की डिटेल्स में भरना है प्रॉपर्टी, वो भी दिखा देता हूँ, समझ में आया। अब ये चीज़ डेट ऑफ क्रिएशन में क्या लिखेंगे और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये 2 चीज़ें आती है वक़फ़। क्रिएशन की वो डेट यानी कि जब वक़फ़ बना, कब बना वो कैसे खबर पड़ेगी। अब मैं तुमको प्रमाण पत्र में तो रजिस्ट्रेशन की डेट लिखी होती है। कहाँ लिखा, ये देखो, ये कब लिखा है, रजिस्टर कब हुआ है, 1952। ये टाइम पे तो वक़फ़ का कानून भी नहीं था, वक़फ़ का कानून प्रॉपरली ये तारीख में आया, और अपना वक़फ़ कब बना है, समझ में आया। तो जब वक़फ़ बना ने, वो डेट यहाँ पे आएगी। अगर हमको उसकी डेट नहीं मालूम तो क्या करेंगे, वही डेट लिख देंगे। इसमें पीटीआर में लिखे होगा, ये डेट अक्सर तुमको पीटीआर पे भी मिल जाएगी रजिस्ट्रेशन की। तो यहाँ पे वही डेट लिखना है जो रजिस्ट्रेशन डेट है। वक़फ़ बाय यूज़र में क्या लिखोगे, क्रिएशन की डेट में, उनको मालूम ही नहीं कब वक़फ़ हुआ, वक़फ़ कब बनी, तो यहाँ पे वही डेट लिख देना है जो वक़फ़ रजिस्ट्रेशन की डेट हो। अब जैसे वक़फ़ डीड होगा ना जब, तो ये देखो वक़फ़ डीड कब बनी है, तो ये हुआ वक़फ़ का क्रिएशन, समझ में आया। क्रिएशन, ये वक़फ़ खत होगा ना तब तुमको ये डेट मिलेगी। अगर वक़फ़ खत नहीं है तो तुम्हारे जनरली रजिस्ट्रेशन की डेट लिखना है यहाँ पर, दोनों पर जो इसमें से मिलेगी। ये तो जनरली सबके पास होगी ना। हाँ, ये तो होगी, ये डॉक्यूमेंट तो जिसका ट्रस्ट रजिस्टर्ड है वक़फ़ में उसके पास ये होना ही है, समझ में। दोनों में फिर सेम डेट लिख देंगे अपन। मिसाल के तौर पे अभी एग्जाम समझने के तौर पे लिखते हैं, ये कब बना है, 30/11/15। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे 2015, 30 क्या था, 30/11 को ये क्रिएट हुआ। अब वक़फ़ खत क्रिएट हुआ, वक़फ़नामा बन गया, अपन हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है अभी 2023 में हो गया, समझ। तो यहाँ पे फिर ये लिखेंगे। ये तुमको एग्जैक्ट तभी खबर पड़ेगी जब तुम्हारे पास वक़फ़ खत होगा, वक़फ़ वो नहीं होगा ना तो फिर ये डेट लिख देना। वक़फ़ बाय यूज़र में तुम कहाँ से लाओगे 300 बरस पुरानी डेट, समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद ये ऑप्शन है डिटेल ऑफ वक़फ़ डीड, वक़फ़नामा या तो वक़फ़ रजिस्ट्रेशन। इसमें कौन सी अपलोड करना है, इसमें यस करेंगे, ये डीड अगर ये है तो ये अपलोड करना है, अगर ये नहीं है तो ये अपलोड करना है, समझ में आया। क्योंकि ये वक़फ़ रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यही मिलता है, समझ में आया। ये सिंपल है, हम इसको नो कर देते हैं। अब उसके बाद प्रॉपर्टी का एरिया जो भी मेंशन हो अपने पास डिटेल
वक़फ़ खत में भी मेंशन होता है, जो वक़फ़ नामा होता है। इसमें यस करना है ना? हाँ, इसमें यस करना है, फिर हाँ, कन्फ्यूज़न नहीं हो हाँ, उसके हाँ, लिए, बराबर। एक बार बढ़ जाता है। तो यहाँ पे फिर चलो अपने वो वक़फ़ खत के हिसाब से कर दो, तो अपन यहाँ पे चूज़ करेंगे जो मेज़रमेंट होगा वो, जिसमें हमारा वक़फ़ खत में लिखा, जैसे वक़फ़ खत में यहाँ पे प्रॉपर्टी की डिटेल्स होती ही है वक़फ़ खत में, अगर नहीं है तो वक़फ़ खत नहीं है, समझ में? देखो ये इस तरीके से लिखी होगी या इस तरीके के टाइप में, समझ में? तो इसमें प्रॉपर्टी का सब मेंशन होगा, सर्वे नंबर, टीपी नंबर, टीपी इसमें सब मेंशन होगा, फाइनल प्लॉट नंबर, फिर एरिया, एरिया को क्या बोलते हैं गुजराती में? माप जिनोकुल माप। हाँ, ये क्षेत्रफल नहीं, ये पूरे उसका है, प्लॉट का है, क्षेत्रफल। ये पूरे प्लॉट का है। क्षेत्रफल। हाँ, क्षेत्रफल बोलेंगे, उसके बाद ही अपन ये रहा जेनो क्षेत्रफल, एरिया इसका क्या है 38,986, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.86, वो एकड़ में ऑटोमेटिक करेगा, ये अपना कुछ काउंट करेगा। अब यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई है, जैसे हमने यहाँ बताया ना, 2 चीज़ तो यही है कि वक़फ़ बनी थी तब तुम्हारे पास प्रॉपर्टी का एरिया कितना था, जब वक़फ़ तुमने रजिस्टर करवाई तब कितना था, और फिलहाल कितना है। वो अलग अलग हो सकता है ना सब, वो हो सकता है इन केस ऑफ एनक्रोचमेंट, हाँ। या तो इन केस ऑफ गवर्नमेंट ने तुम्हारा लैंड ले लिया हो, या तो XYZ कोई भी रीज़न से हुआ हो, पर जनरली हमें ये करना है, यहाँ पे ये कट कर देना कि यहाँ पे हमको जो एक्चुअल होना पहले से वही लिख देना है। तो यहाँ पे ये डिटेल्स आ जाएगी लैंड की, कौन से लैंड की, मस्जिद वाला, ठीक है। फिर वक़फ़ का एड्रेस, अब यहाँ पे कौन सा एड्रेस, वाकिफ़ का नहीं, यहाँ पे मस्जिद जहाँ सिचुएटेड है वो वाला एड्रेस। तो कहाँ पे कोई है मस्जिद करीब में, तो हमारे अपने मस्जिद का बता दो, उस हिसाब से सेट करो। नवसारी आएगा, रूरल में होगी तो रूरल तहसील सिलेक्ट करना है, खेरगांव, नवसारी, जलापुर, गंडेवी, चिखली नवसारी मतलब, फिर इसके हिसाब से गांव सिलेक्ट कर लेना। सिटी हो तो नवसारी सिटी हो। सिटी हो तो सिटी में रूरल में ये फ़र्क होगा, जैसे तुम सिटी सिलेक्ट करोगे ना तो यहाँ म्यूनिसिपल आ जाएगा, गांव में पंचायत होती है, समझ में? तो जो एरिया लगे वो एरिया, दिल्ली में हो रहा तो दिल्ली में हो रहा, इतना ये 3 नवसारी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वार्ड नंबर सिलेक्ट करना है, किसके हिसाब से, मतलब मेरा जो आता है उसके हिसाब से, समझ में? अब याद रखना है, यहाँ पे सेव कर लेना है, अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर ये सेव रहेगा इनका, समझ में? तो उसको सेव कर लेना, तो ये डिटेल तुम्हारे महफूज रहेगी। सेव करने से पहले एक बार वापस पढ़ लेना। ये हो गया हमारे वक़फ़ के अपडेट। अब आता है जो लैंड है उसकी डिटेल्स भरना, यही एड्रेस का डिटेल यहाँ, मतलब वही जो मस्जिद होती है तो मस्जिद का एड्रेस होता है। अब हम लोग इसका समझो कि सर्वे नंबर 29 है, 23 लिखेंगे, तो समझ लो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी 2 सर्वे नंबर के अंदर आ रही है, 23 एंड 24, जैसे ये वक़फ़ में था। ये सर्वे नंबर देखो, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे 919/1, फिर यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे 919/2, फिर वापस ऐड करना है, जितने सर्वे नंबर हो वो लिखना है, एक हो तो एक, प्लॉट नंबर हो तो ये मिलकत कार्ड होगा ना तुम्हारे पास, चाहे 7/12, ये डिटेल्स तुमको वहाँ मिल जाएगी। वक़फ़ नामा, वक़फ़ खत हुआ तो एकदम आसान है, सब मिल जाएगा, समझ में? इसमें प्लॉट नंबर भी लिखा होगा, ये प्लॉट नंबर, समझ में? तो यहाँ पे प्लॉट अगर एक है तो एक से ज़्यादा है तो 8 9 14 और 16, इस तरीके से।
अभी जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ थी उसको एनएच में कन्वर्ट करा दिए गांव की, ये चीज़ हमने नोट करा उसके, उसमें प्लॉट नंबर लिखा नहीं हुआ था। जैसे ये बोरिया, उसमें प्लॉट नंबर नहीं आता। एनए की जगह एग्रीकल्चर होती है, उसको घुमा देते हैं मिल्कियत कार्ड में, भले वो गांव की प्रॉपर्टी होगी उसका मिल्कियत कार्ड आएगा, प्रॉपर्टी कार्ड आएगा। तो उस सिलसिले में प्लॉट नंबर लिखना नहीं होता, उस सिलसिले में 0 लिख दिया। अगर प्लॉट नंबर लिखना नहीं है तो 0, समझना। ये देखो कंपलसरी नहीं है वार्ड नंबर, पर यहाँ वार्ड नंबर किस हिसाब से लिखना है, तुम्हारे मिल्कियत कार्ड या तो सर्वे नंबर के हिसाब से, वो नहीं है तो नहीं लिखना, ठीक है। अब ये जो मस्जिद के आसपास समझ लो, तुम्हारी मस्जिद का एड्रेस बता, कौन से रोड पे आती है? खटकीवाड़ा नाका रोड, ये रोड लगता है। गली लगती हो तो गली, जैसे हमारे पुराने घर ये लगता था, ये नहीं लगता है तो फिर इसको बढ़ना भी नहीं, समझ में आया? प्लॉट नंबर, हाउस नंबर और डोर नंबर ये नहीं होता, तो क्या लिखेंगे? मस्जिदों में अक्सर ये नहीं मिला, दुकान होती है तो दुकान नंबर मिल जाता है, घर होते तो घर नंबर मिल जाता है। डोर नंबर मतलब अपना जो एड्रेस होता है, जैसे इनका 6442 लिखा है ना, वैसा। सिर्फ मस्जिद है तो यहाँ मस्जिद का नाम लिखा है, समझ में। आसपास कोई है तो लिखेंगे अपोजिट म्यूनिसिपल स्कूल, ठीक है। पिन कोड क्या लगता है? ये वाला, ठीक है। ये तो एकदम सिंपल डिटेल है, सब भर सकते हैं। उसके बाद वापस मेजरमेंट सिलेक्ट करना है, यहाँ पर मेजरमेंट ये कंपलसरी नहीं है तो नहीं मिलेंगे, एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं दे तो भी आता है, समझ में। ये हो गया हमारे किसकी डिटेल भरी है, ये प्रॉपर्टी की डिटेल भरी है। जो एड्रेस के बाद जो भरे सेव के बाद, वो हमारा लैंड रिकॉर्ड के हिसाब से, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से भरना है। अब इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड पे चढ़ी थी नहीं, तो क्या करो? उसके लिए तुमको चेक करना है कि फ़िलहाल प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, समझ में आया? अगर जो वाकई फ़ी जिसने दी थी उसका है तो फिर भर देना, और वहाँ पे रेवेन्यू पे भरवाने के लिए अपने को शुरू कर देना। ये काम भी उनको सौंपना है, मतलब ये फायदा वजह कि दे तुम वाकिफ और तुमने दे दी मेरी प्रॉपर्टी, रिकॉर्ड में आप ही का नाम चल रहा है और वह वक़फ़ के अंदर चल रही है और नाम तुम्हारा है, तो ये रिकॉर्ड जब अपलोड करेंगे तो फिर वक़फ़ की प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। फिर उनको बोलना है कि तुम चढ़ाना शुरू करो। जो एग्जिस्टिंग है, न्यू है तो अभी न्यू पे कुछ छिड़कानी नहीं करना, जो एग्जिस्टिंग समझ के 8 अप्रैल के बाद जो पोर्टल में जो अपने डालेंगे तो वो वाकिफ का ही नाम करना है, इसमें नहीं। किधर की बात करते हो? उसमें अभी तक नाम जो है वाकिफ का है, वक़फ़ करने वाले का है। अभी तक मस्जिद वक़फ़ के नाम से चला नहीं है, तो वो चढ़ जाएगी ना, वही कह रहा हूँ। नहीं वहाँ तक अपने पोर्टल में किसका नाम रखना है? वहाँ पे तो पोर्टल में तो नाम नहीं लिखना है, अच्छा, मेरी बात समझो। मिसाल के तौर पर देखो ये प्रॉपर्टी कार्ड किसके नाम पे है, ये ट्रस्ट का नाम हो जाता है। इसमें देखो मुझे मैंने बोला ना, जो एनए का हो जाती है उसके बाद ना टीपी नंबर होता है, सीडी सर्वे नंबर होगा उसमें, वो डालना है। टीपी नंबर नहीं होगा, फाइनल प्लॉट नंबर नहीं होगा, समझ में। क्षेत्रफल भी यहाँ लिखा होता है, तो ये सारी डिटेल तुमको यही मिल जाएगी प्रॉपर्टी। अब मिसाल के तौर पे ये बिन के दिन हो, ये चलो इस पर नाम आ गया इस्लाहुल मुस्लिमीन ट्रस्ट, तो फिर तो कोई मसला नहीं, वैजिटीज यहाँ पर भर देंगे, समझे। लेकिन यहाँ इसकी जगह पे यहाँ पे नाम है तुम्हारा या तो रेहान भाई का, पर रेहान भाई ने तो वक़फ़ कर दी, तो उस सिलसिले में भी ये डिटेल भर देना है, सबमिट भी कर देंगे हम। लेकिन रेहान भाई को बोलना है कि भाई तुम वहाँ पे एंट्री चेंज करवाओ हमारे नाम, कि ये मैंने वक़फ़ कर दिया, तो फिर वो यहाँ पे एंट्री पड़ेगी तुम्हारी, यहाँ पे रिकॉर्ड बनेगा। नहीं चाहिए तो पहले से ट्रस्ट के नाम पे तो कोई एंट्री नहीं, अभी रेहान भाई का नाम है तो फिर यहाँ पे एंट्री पड़ेगी
कि यहाँ पे नाम फेरफार की डिटेल आएगी कि सो एंड सो रेहान भाई है, सो एंड सो वक़फ़ ने वक़फ़ करी है ट्रस्ट ने, समझ में आया? तो वो बेस पे यहाँ पे आदर करता है, धारण करता है, मतलब ओनर, तो नाम तुम्हारा इनका आ जाएगा। ये एक रेवेन्यू प्रोसेस है, ये लीगल प्रोसेस है, वक़फ़ से कुछ लेना देना है, पर पेपर्स आपके रेडी हो जाएंगे। जो भी आपके पास जो फॉल्टी पेपर्स लेकर आ रहा है उसका वो रेडी हो जाएगा। तो उस सिलसिले में अगर ये वाकिफ़ और ट्रस्ट दोनों हयात है तभी काम आसानी से हो। अगर समझो कि वाकिफ़ मर गया, उस सिलसिले में तुमको उनके वारसदारों का नाम पहले चढ़वाना है और उन वारसदारों से वक़फ़ हमें लेना है। ये पोर्टल में अपने किसका नाम लिखेंगे? जैसे रेहान भाई का नाम? हाँ, मेन जो फर्स्ट वाकिफ़ होगा, हाँ। समझ में? यहाँ पे अभी लैंड डिटेल्स में नाम नहीं लिखना है, डिटेल्स में तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो यहीं पे लिखेंगे नीचे, जैसे मैंने आपको बोला नहीं है। हाँ, वाकिफ़ के लिए। हाँ, यहाँ तो परचेस करा है तो कोई मसला नहीं है, पर वाकिफ़ ने दी है और वाकिफ़ की डिटेल भी है हमारे पास, तो यहाँ पे फिर वाकिफ़ का नाम लिख दिया करेगा। समझ में आया? अब रेहान भाई तो मर गए, उनके भाई, उनके बेटे हैं मोइन भाई, तो फिर तुमको मोइन भाई को बोलने का कि ऐसा वारसा ही करके तुम्हारा नाम चढ़ाओ, उसके बाद तो हमको वक़फ़ दो, क्योंकि तुम्हारा अब्बा ने हुक्म दी थी। समझ? अगर जनरली नेक लोग होंगे तो कर देते, वरना पर डिटेल तो भरना है। उनका वक़फ़ खत भी करा, अगर नया हो रहा है तो वक़फ़ खत करवा देंगे। नया वक़फ़ खत मतलब कि ओरली करना है, लिख के करोगे तो फिर वो न्यू वक़फ़ में रजिस्टर होगा, समझ में? तो न्यू नहीं करवाना, उसको उसके नाम गिराना, ओरली करवाने का। ओरली मामलतदार है तो कलेक्टर के ऑफिस में जाकर बोलना कि ये वक़फ़ की प्रॉपर्टी हमने, हमारे वादे ने इनको वक़फ़ कर दिया। उस सिलसिले में यहाँ पे फिर ये एकदम आसान चीज़ है, ये सेम चीज़ नीचे वापस से भरने की, लैंड रिकॉर्ड, यही चीज़ एज इट इज़ कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे 4 साइड लिखना है। नॉर्थ में अगर म्यूनिसिपल स्कूल है तो म्यूनिसिपल स्कूल, ये तो जो जनरली जो प्रेजेंट होता है वो, अगर मेन रोड है तो मेन रोड, फिर ऐसा कुछ हुआ तो घर हो तो रेसिडेंशियल एरिया, मार्केट हो तो मार्केट, दुकान हो, उस तरीके से जो प्रेजेंट तुम्हारा सिचुएशन है, ठीक है, ये डिटेल्स भर देंगे। फिर यहाँ पे ये प्रॉपर्टी की ये निकल जाता है उसमें से NER वाला, बहुत फ्री हो ना तब ढूंढ के करना है, ना इसको भी नो करके निकालते हैं, कंपलसरी नहीं है। फिर इसको वापस यहाँ पे सेव करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ की डिटेल सेव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखना कि एक सर्वे नंबर जब भरो ना तो वो कंफर्म हो, उसके बाद ही सेव करना, ना फिर ये चेंज नहीं कर पाओगे। तो एक लीज है या क्या है पता, पर नहीं मालूम, वो नहीं होता। तो मैंने ये सेव कर दिया ना, पर यहाँ पे ये नंबर था ही नहीं सर्वे नंबर। मैं इसको डिलीट करूँगा तो यहाँ भी दिखाएगा डिलीट, पर इसको वापस लॉगिन करूँगा तो नंबर वहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो चीज़ ये ध्यान रखना है वो सर्वे नंबर का है और प्लॉट नंबर। एक बार जो इनपुट कर देंगे वही रहेगा। जैसे हमने एक केस में ऐसा करा था कि 2 नंबर थे ना, ये नंबर थे, 2 नंबर भी आ गए, तो हमने साथ में ऐसे लिख दिया। अब नहीं हो रहा है सच, तो हमने कॉमा करके यहाँ पे ऐसे कॉमा करके यहाँ पे ऐसा नंबर लिख दिया। अब नहीं हो रहा है, यहाँ पे सब क्लियर करके नंबर वाला ये दूसरे वाले में यही केस आ गया। वही ये करके हमने यही नंबर लिख दिया, तब वो ऐसी सच रहेगा। जबकि ये करना था कि 299 यहाँ पे होता और 2000 नीचे होता, कॉलम भी डिलीट नहीं होता। वो भी नहीं होता। हो गया होगा क्लियर, इन लोगों ने इंग्लिश क्लियर करा, कॉमन नहीं हो रहा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर अब आता है ये इम्पोर्टेंट है, लीज ऑफ द वक़फ़, यानी भाड़ा। अब इसमें यस करना है, अगर भाड़े पे है तो प्रॉपर्टी। मस्जिद भाड़े पे नहीं होती, लेकिन मैंने समझा कि मस्जिद के साथ जो कनेक्टेड दुकानें बनाई जाती है वो हो तो फिर भी यहाँ पे यस करना है। नहीं है, नहीं तो इजी हो जाता है, नो करके तुमको आगे बढ़ जाना है। पर है तो यहाँ पे यस करें। अब इसमें भी 2 शकल है, लीजिंग ऑफ वक़फ़, तो कैसी है वो, इस पर 2 ऑप्शन है, फुल्ली लीज्ड और पार्शली। फुल्ली यानी कि पूरी, तो मस्जिद की शक्ल में तो पूरी हो ही नहीं सकती, तो पार्शली।
तो मदरसा है तो मदरसा में अपने ने फर्स्ट, जैसे ये अपनी बिल्डिंग है तो नीचे वाली जगह को हमने दुकानें बना दी है और मदरसा हमारा फर्स्ट फ्लोर से, तो इस सिलसिले में अपने इसको पार्शली करेंगे। समझ में आया? तो मेन प्रॉपर्टी के साथ कोई कनेक्टेड है तो उसमें पार्शली करना है, या तो सिर्फ प्रॉपर्टी में तुम्हारे पास सिर्फ एक दुकान ही है वक़्फ़ में, न तुमने उसको भाड़ू पे दे दिए तो उसको फुल लीज करना अगर है। हाँ अलग से अलग होगी, अलग होगी तो उसका प्रॉपर्टी अलग ऐड करना है, मस्जिद है उसका फिर वो अलग दुकान है तो वो अलग है तो वो प्रॉपर्टी अलग है। यहाँ अभी जो बात करते हैं ना वो ये है कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हम सिलेक्ट कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी के साथ एग्जैक्ट कनेक्टेड प्रॉपर्टी कौन सी है उसकी डिटेल बनना है। मेरी तो आपकी मिल्कियत अलग थी ना, हाँ बस, अलग मिल्कियत, अलग सर्वे नंबर। तो उसमें तो फिर क्या करना है? जैसे ये मकतब अपन सिलेक्ट कर, ये मकतब है, ये दोनों रूम मकतब है, लेकिन एक रूम हमने भाड़े पे दे दिया तो वो पार्शली हो जाएगा। हाँ वो पार्शली नहीं मतलब अलग अगर है, मतलब सामने वाला घर है वो दूसरी प्रॉपर्टी। हाँ, तो वो अलग इसमें मैं वही इसमें समझा, कुछ नहीं करने का ना, इसमें कुछ नहीं उसका इसमें जितनी प्रॉपर्टी है उतनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स हमको ये सब में फिल करना है बार बार। फुली लीज का क्या है? पूरी प्रॉपर्टी लीज को तो पूरी प्रॉपर्टी देना है। मिसाल के तौर पर बहुत सारी मस्जिदें ऐसी होती है जो मस्जिद से कनेक्टेड प्रॉपर्टी तो होती है, पर उसके बाद भी वो लोग परचेस करते अलग से कि वक़्फ़ का इनकम जनरेट हो। तो समझो कि मेरी ये समझो कि अभी जो प्रॉपर्टी पर अपन बैठे हैं वो मस्जिद है और इसके नीचे वाला हिस्सा दुकान है, तो ये मस्जिद की दुकानें कहलाई, लेकिन अब मस्जिद का खर्च चल नहीं रहे और हमको इनकम जनरेट करना है, और हमने एक और प्रॉपर्टी ले ली मार्केट में यहाँ से मंगल बाजार में, समझ में? तो ये प्रॉपर्टी अलग हो गई, मस्जिद वाली प्रॉपर्टी से पूरी डिफरेंट हो गई और वो पूरी दुकान हमने रेंट पे दे दी है मस्जिद की पर अलग जगह पे। तो सर्वे नंबर भी चेंज होगा, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शंस भी चेंज हो जाएंगे, समझ में आया? तो यहाँ पे जो लीज का जो क्वेश्चन है ना वो वही लीज की बात हो रही है जो प्रॉपर्टी से अटैच्ड और तुमने लीज दिया। तो फिर उस मामले में तो नो हो जाएगा ना? यस होगा ना, यस होगा वो पार्शली हो जाएगा ना। नहीं अगर अलग अलग जगह पे दी है हाँ उसमें यहाँ पे नो, अगर प्रेजेंट प्रॉपर्टी पे कोई रेंट पे है ही नहीं, टेनेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे नो। मैंने वो तो पहले ही बोला ना कि नहीं है तो फिर नहीं करना है, लेकिन है तो क्वेश्चन आता है ना। मतलब वही हमारा वहाँ एक है एक जगह पे। अब इसमें भी दो शक्ल है, अब लीज पे है तो ये डिटेल्स हमको चाहिए कि किसको दी है, तो हमने डेमो में आपको दी है, समझ में उसका एड्रेस दिया, अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है इसमें एड्रेस जो डाला है वो मस्जिद के नीचे दुकान वाली जगह में दी है बड़े नहीं, टेनेंट का जो जहाँ रहता है वो अच्छा वो आदमी भाड़ूआत के भाड़ूआत का नाम है, भाड़ूआत का एड्रेस डाला है। समझ में? अब ये इम्पोर्टेंट है, ये जो मैंने पहले समझाया था कि रेंट वैलिडिटी ऑफ लीज और रेंट एग्रीमेंट कि कब तक इसको भाड़े पे दिए डेमो मियाँ को तो मस्जिद में ऐसा रेंट एग्रीमेंट बनता है, यही तो रूल है। अब नहीं बनेगा तो उनको तुम समझाओ लिख के कि ये करना पड़ेगा, और नहीं कर रहे तो इनकी एंट्री यहाँ पे होगी फिर एनक्रोचमेंट। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उसका मेन रीज़न ये है, कल भी वहाँ पे हमारे लेक्चर में यही बात मैंने समझे कि जो लीज है ना अपन को मालूम ही नहीं है। 2013 में रूल बना था, 14 में पास हुआ, और तीसरा एक कानून बना 2020 में जो सिर्फ वक़्फ़ की लीज के बारे में बात करते हैं। उसमें ये कंपलसरी कर दिया है कि वक़्फ़ की प्रॉपर्टी भी रेंट पे दो तो उसका रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट करना ज़रूरी है। उतना ही नहीं, उसमें उन लोगों ने वो भी दे दिया है कि कौन सी प्रॉपर्टी को कितने टाइम के लिए लीज पे दे सकते हैं। समझ में? अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्री है, तो उसका मिनिमम 30 ईयर, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ। अगर शॉप है तो उसका 11 महीने का ही हो सकता है, तो वो रूल बन गया है। तो उसका वो अमल नहीं करना, यानी तुमने इलीगल एक्टिविटी करी। तो अगर तुम यहाँ पे नहीं भरोगे और एनक्रोचमेंट में भी डालोगे तो वक़्फ़ इज डूइंग एन इलीगल एक्टिविटी, ये समझा जाएगा। तो ये एग्रीमेंट का कुछ प्रूफ भी डालना पड़ेगा। एग्रीमेंट का प्रूफ तुमको डेट डालनी पड़ेगी ना, अब ये डेट तुमको एग्रीमेंट ही में मिलेगी। बड़ा करा बड़ा करा
ना, तो ये चीज़ अपन को टेनेंट को भी समझाना है, वो नहीं समझता तो उसको फिर प्यार से बोलना है कि नहीं होगा तो उसको तरह उसमें डाल देंगे। और तो मोस्टली बर्थडे करना है अभी तो सब कर क्योंकि ये एक्टिव हुआ उसके बाद 2-4 वर्ष थी समझ में आया। तो यहाँ पे अभी समझ लो कि इसका ये महीने में ख़त्म है तो उसका वैलिडिटी डाल दिया, उसका जो रेंट है वो डाल देंगे, समझ लो। अभी ये तो एक भाड़ुआत हो गया, अब समझो कि मस्जिद के साथ बहुत सारे भाड़ुआत है कनेक्टेड, एक की जगह पे 2 दुकान पर। तो फिर हाँ सबका एक हाँ तो भी रह रहे हो तो भी जैसे इमाम को भी भाड़े पे दिया होगा, नहीं है तो उसका आसान तरीका है नो इस तरह करके का चला बताया है जाएगा। कि तुम एग्रीमेंट उनको समझाओ, नहीं है तो जो मैं अलग बोला तरीके से समझाओ, नहीं है तो फिर एक नोटिस निकाल दो। एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है, तुम जो मस्जिद का जो तुम्हारा ट्रस्ट है वो ट्रस्ट और ट्रस्ट के जो मेंबर है वो अपने नाम से साइन करके उनको नोटिस दे देवे, वही नोटिस उनकी 3 दिन की नोटिस देने की, वही नोटिस उनके घर पे भी लगा के उसके भी फोटो नो क्लिक कर देना, जो प्रॉपर्टी है रहने वाली वो सब दिखाना। अगर वो नहीं है उसमें लिख देने का मैं उठाओ दिवस मतलब नहीं करो तो हमें दबाव मेरे साहब इसमें प्रॉब्लम ये होती है, पुराने लोगों ने भी यही करा है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि अभी जो इमाम साहब है उनसे तुम्हारी बहुत अच्छी ही ताल्लुकात है, इमाम साहब बिल्कुल नहीं करेंगे, और समझो कि उनकी औलाद ऐसी अड़ियल बन गई ना, उसने खालिद नहीं करी है, अच्छा हाँ तो फिर तुम्हारा एक लोड लेके चलना है, लोन लेके चलो। नहीं तो यही गुमान में करना है कि नहीं करेंगे, उनकी औलादें भी नहीं करेंगी। और ये मस्जिद की सेफ्टी के लिए एग्रीमेंट करना जरूरी है। वक़्फ़ की प्रॉपर्टी के हाँ वक़्फ़ की प्रॉपर्टी के लिए। समझ में आया? जैसे हमारे भी एक प्रॉपर्टी में साइट है टोटल, तो हम लोग यहाँ पे प्लस करके ऐड करते ही जाएंगे, ये एक हेक्टिक काम आ जाता है और ये करना पड़ता है। अब उसके बाद 11 महीने का ही होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। तो 11 महीने में वो लोग करने के लिए वो एक्सेप्शनल केसेस में होगा कि तुमने कोई इंडस्ट्रियलाइज जगह लेके इंडस्ट्री बनाने की, उसमें 20-30 साल का लीज पे जाता है, 30 साल में पर जनरली अपना वो नहीं होता। तो ये समझ लो कि हमने ये भर दिया, अपने 3 भाड़ुआत है, अब उसमें भी ये देखना है कि 3-4 भाड़ुआत है और 3 के साथ एग्रीमेंट है और चौथे के साथ नहीं है, तो वो चौथा फिर वापस एंक्रोचमेंट में लिखना है, समझ में आया? तो ये डिलीवरिंग, अब इसके बाद हमको यहाँ पे ये कंपलसरी है भरना डिटेल रेंट इसका। अगर मेरे इतने 2 के भर है, 3 जने भाड़ू होते हैं, 2 के भर है, तीसरे का नहीं मिलता है, तीसरे को अपना तो तीसरे को ये करो, सबमिट करने से पहले उसके एक बार मुलाकात करके उसको बोलना कि ज़रूरी हो चुका है। नहीं तो फिर ये यहाँ पे कैसे फिर मतलब कैंसिल कर दूँ ये फॉर्म, इतना आगे का तो सेव ड्राफ्ट किया है, हाँ तो ये भी सेव कर सकते हो ना यहाँ पे। तो फिर इसमें चेंज होगा। हाँ इसमें चेंज होगा, वो सर्वे नंबर में नहीं हो रहा है, अच्छा तो ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने वही प्रॉपर्टी का तो हमारा सबज भाड़ुआत का एक ही डेट पे सारे, उनका रिन्यूअल डेट भी सेम है ना, बनाना भी सेम, समझ में आया? ये भर अगर दिया। किसी का नहीं हो रेंट एग्रीमेंट और वो रेडी हो करने के लिए तो न्यू रेंट एग्रीमेंट कराना पड़ेगा। हाँ कल की तारीख में आज की तारीख में कराओ। समझ में आया? अब उसके बाद ये जितनी भी प्रॉपर्टी हम यहाँ इनपुट करेंगे, समझो कि 10 प्रॉपर्टी करी है, वो 10 प्रॉपर्टी मिला है कि सब प्रॉपर्टी के हिसाब से मार्केट वैल्यू कितना है और उसका जंतरी के हिसाब से, के तौर पर मैं हमने एक शीट बना लिया था, मैं दिखा दूँ, ये हमने बना लिया। अभी तक हमने जो चालू है ये काम, ये हमने सबकी एंट्रीज डाल दी, उनका कब ख़त्म हो रहा है वो डाल दिया, उनका मंथली रेंट डाल दिया, उनका एरिया डाल दिया, नहीं एरिया के हिसाब से हमने मार्केट वैल्यू और वो लिखा। अब ये 27 लोगों का हमने जो लिखा उसका टोटल मार्केट वैल्यू यहाँ पे लिखना है, मार्केट वैल्यू किधर से होता है? वो अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, जैसे कि कोई तुम्हारे पास अभी वो प्रॉपर्टी खरीदना तो उसको कितने में बेचोगे, वो दो मार्केट भाव अलग होते हैं, वो के साथ वो जो भी तुम्हारे बड़े हैं उनको पता होगा, तुम्हारे फादर को भी पता होगा कि आज तुम्हारे फादर कोई जगह खरीदते हैं तो मकान तुम लेते हो 50 लाख, और ये जंतरी के हिसाब से दस्तावेज होता है 12 लाख रुपए, तो 12 लाख रुपए जंतरी गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से जंतरी जारी करी जाए तो उसके हिसाब से रेट निकलता है। एरिया के हिसाब से वो आइडिया आ तो ये जाएगा। हमने ये इसके लिए बनाया कि ये टोटल करना ईजी है, यहाँ सब डिटेल अभी जितनी भी हम डालेंगे तो लास्ट में हो जाता है टोटल। ये
तो मान लीजिए जो वैल्यू है मार्केट वो तो हम लोग कुछ भी करके लिख सकते हैं, जनवरी के हिसाब से क्या करना वो जनतरी का है तुम्हारे रेवेन्यू एडवोकेट जो है ना वहाँ तुम्हारे एरिया में जो दस्तावेज का काम करता है ना, एडवोकेट ही ज़्यादातर दस्तावेज के काम कर लेते हैं। और एडवोकेट के अलावा कई पुराने जो लोग हैं दस्तावेज के काम करते हैं, उनके पास वो पूरा इसकी कॉपी जाती कॉपी होती है है। एरिया वाइज, सिटी सर्वे वाइज उसकी कॉपी होती है कि सिटी सर्वे में है, अगर अपार्टमेंट पे मकान है तो पर स्क्वायर फुट की ये वैल्यू है, जमीन से मकान है तो ये वैल्यू है, और अकेली जमीन है तो ये वैल्यू है, उसमें पूरा। और इसमें ये चीज़ भी देखना है, वो अगर स्क्वायर फुट का मिले, स्क्वायर फुट का बोल रहा है तो उस हिसाब से करना। पर यहाँ पे तो मेंशन नहीं है ना क्या वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू कर देंगे ना, तो फिर वो टोटल दोनों का लिखना है। जितना तुम टेनेंट यहाँ लोगे उनकी प्रॉपर्टी का एरिया, उसके हिसाब से फिर तुमको जैसे हमने ये इजी तरीका है, ये हमारे को इजी समझ में है। सबका हमने इंडिविजुअली कैलकुलेट करके रेंट्स लिखे, वैल्यू लिखा और उसका फाइनल टोटल नीचे कर दिया, तो कॉपी पेस्ट सीधा यहाँ पे हो जाता है। फिर अब ये सेव हो गया, इसको सेव कर लेना है, आगे बढ़े। नो है तो नो कर देना है, तो ये मामला बहुत ईजी से आगे बढ़ जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल ईयर दिए हुए तीनों में से कोई एक भी सिलेक्ट कर लेने का। अब वो वक़्फ़ की इनकम कितनी है, 1 लाख रुपए है सालाना, तो यहाँ पे हम 1 लाख रुपये। अब एक्सपेंडिचर में हम डायरेक्ट नहीं लिख सकेंगे, इसके लिए हमारा ऑडिट होना कंपलसरी है, और जिनका नहीं हुआ उनको सीए के पास भेज के ऑडिट करवाना है। ऑडिट रिपोर्ट हमको अपलोड भी करना है। यहाँ क्या लिखेंगे अगर अब यहाँ पे इन लोगों ने सारे अपन को बाइफर्केशन दी है। जनरली ये होता है मेंटेनेंस, फिर लैंड रेवेन्यू होते हैं। ये सीए की जो तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट आएगी ना, उसके अंदर सारा मेंशन हो ये होगा। जनरली ये 3 चीज़ होती है। इसके अलावा एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें एनुअल सैलरी ऑफ मुतवल्ली और अलाउंसेस ऑफ मुतवल्ली ये सिलेक्ट नहीं करना है। सैलरी दे रहे हैं तो भी ये नहीं करना है, उसके लिए हमको एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन अदर पर्पस करना है, और उसके अंदर जो जितने भी एक्स्ट्रा कॉलम्स तुम्हारी ऑडिट में है ना, उसको प्लस करके यहाँ पर लिखना है। जैसे हमारा मेंटेनेंस ये दिखा, वो नीचे दिखाई देगा कितना। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, यहाँ मेंटेनेंस समझो कि 1 लाख रुपए हमारा सालाना इनकम है, और उसमें से 20,000 रुपये हमारा मेंटेनेंस खर्च है, तो यहाँ पे हम मेंटेनेंस लिखेंगे। ये जितना ये रिपेयरिंग का जो काम किया है ना, वो सब मेंटेनेंस में जाएगा। मेंटेनेंस में रिपेयरिंग, बिल्स पे करना, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम कर लिया, जिधर दीवार टूटी तो बना लिया, वो सारा प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में जो खर्चा होता है लाइट बिल वो सब इसमें नहीं आएगा। जाएगा, एक्सपेंडिचर वो नहीं आएगा इसमें, वो इसमें लिखना है टोटल का। अदर में जाएगा। और ये जो टैक्सेस और ये लाइसेंस फी है ना, हमने ये इसमें- गवर्नमेंट की फी है। तो वो तो इनका सीए करेगा जो नहीं, उनका वक़्फ़। यानी वो उसके अंदर टैक्सेस और गवर्नमेंट, ये समझो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो टैक्सेस में नहीं जाएगा। ये लैंड रेवेन्यू जो हम कलेक्टर ऑफिस में भरते हो, समझ में, तो समझो कि हम लोग ने सालाना 10,000 भरा, हमारा दूसरा टैक्स ये अलग टैक्स है। लैंड रेवेन्यू कोई नई जगह परचेस की होती है ना, तो उस उसमें साल में आएगा। तुम्हारे ना आएगा कि भाई नई जगह परचेस की तो उसकी रेवेन्यू भरने की आती है। इसका सालाना, इसके अलावा हमारे जो दूसरे एक्सपेंडिचर है जहाँ कॉलम में नहीं दिए, वहाँ हमने यहाँ लिख देने का टोटल करके, वो नीचे दिख ही जाएगा कि कितना बैलेंस अमाउंट। तो तुम्हारा इनकम एक्सपेंडिचर 0 हो जाता है। अब ये तो अपन ने एक वो एग्जाम्पल के तौर पर लिखा। अब यहाँ पे अपलोड क्या करना है, उसके बिल्स और वो सब, तो वो अवेलेबल जनरली नहीं होते और कंपलसरी भी नहीं, तो उसको छोड़ देंगे तो भी चलेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे ये 20,000 तुमने मेंटेनेंस में लिखा, तो 20,000 का एक बिल तो होगा नहीं तुम्हारे पास। तो पूरे साल में परचूरन कभी 200 का खर्चा, 500 का खर्चा, एक ट्यूब बिगड़ी तो एक ट्यूब का, एक नल का है, वो पॉसिबल नहीं रहता है। समझ में। अब जैसे कि तुम लोगों ने तुम्हारे हाँ चाबी दो। अब हमारी कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान में इनकम एक्सपेंडिचर हम लोग का नहीं होता, तो वहाँ कुछ इनकम नहीं है, तो इनकम में 0 और एक्सपेंडिचर में लास्ट ऑप्शन दिया है एक्सपेंडिचर, तो फिर कुछ भरना ही नहीं है, ऑटोमेटिक 0 कर दें। समझ में? अब इसके बाद इस पे ये अकाउंट्स लास्ट बार हमारा हुए, तो इस पे तो नहीं करना है। अब यहाँ पे हमको यस करके अपलोड करना है हमारी ऑडिट जो सीए करके देगा। ऐसी होती है, जब मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा आ जाएगा।
तो हर मस्जिद के सब करवानी पड़ेगी ना ये ऑडिट रिपोर्ट इस तरीके की होती है मस्जिद का नहीं, ऑडिट ट्रस्ट का ट्रस्ट होगा। का। भाई एक ट्रस्ट की 50 प्रॉपर्टी है अलग अलग, तो 50 प्रॉपर्टी का मिलकर एक ही वो होगा। समझ में आया? जैसे ही आया देखो इसमें इनका लैंड रेवेन्यू 0 है, तो उस सिलसिले में अपने सिलेक्ट ही नहीं करेंगे हम। फिर ये रेंट में अपना जैसा चूज़ करा था वो यहाँ पे इनका है लाइसेंस भी आ गया तो उसको डाल दें। सब आ गया। इस हिसाब से रिपेयर्स टू बिल्डिंग तो इसमें इतना आ गया मैंने। तो यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन है उसके अंदर, तो वहाँ पे मेंशन करना है। नहीं है तो नहीं है, पर यहाँ पे है एक्सपेंसेस, तो उसमें अदर पर्पसेस, एनुअल एक्सपेंडिचर्स ऑन अदर पर्पस। समझ में आया? और उसके बाद ये स्कैन करके तुमको पूरा अपलोड करना है। 3-4 पेज का ऑडिट रिपोर्ट होता है, वो पूरा अपलोड करना है। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये हर बार अपलोड करना पड़ेगा। ऑडिट रिपोर्ट अपने मुतवल्ली से मांगे या फिर अपने मुतवल्ली को बोलने का कि तुम तुम्हारे सीए के पास करवा लो, करवा लो? जितना वो pending ऑडिट होगा। मोस्टली करवा दे ही है और उनको पता तो होता ही है, क्योंकि वो वोकआउट में भी कुछ काम होता है तो ऑडिट रिपोर्ट मांगते हैं। हमारे लेटेस्ट में कंपलसरी थी। समझ? अब ये देखना है कि हर बार आपको अपलोड करना ही पड़ेगा, या तुम सेव करके लॉग आउट भी करोगे ना तो ये भरना ही पड़ेगा। तो हर बार डॉक्यूमेंट सेव ही रखना है, जैसा हम लोग रख रहे हैं वैसा सेव ही रखना है। यानी डॉक्यूमेंट अपलोड एक बार कर दिए, फिर वो अपलोड नहीं रहता। अगर अपलोड करने के बाद तुरंत तुमने सबमिट किया है तो ही, अगर सबमिट नहीं किया, सेव करके छोड़ दिया, तो फिर तुम नए से लॉगिन करोगे तो वो डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करना पड़ेगा। खास करके यहाँ पे तो होता है, ऑडिट तो होता ही है। सेव एज ड्राफ्ट में डॉक्यूमेंट सेव नहीं होगा। दूसरे सब हो जाते हैं, ये नहीं होगा। ऑडिट तुमको रखना ऑडिट है। रिपोर्ट सेव नहीं होगा। उसका एक सर्कल आसान यही है कि आप लोग भी जब बनाने बैठो कंप्यूटर पे तो ऐसे अकाउंट्स बना लो, जो भी तुमको अप्रोच करता है वो, और उसमें सेव करते रहो कि बार बार तुम उनको भी डिस्टर्ब ना करो। फिर ये हो गया। इनकम के बाद आ गई गवर्नमेंट लैंड इंफॉर्मेशन। ये जनरली नहीं होता है, पर कभी यह तब करना है कि हमारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की कब्जे में, वक़्फ़ की गवर्नमेंट की। समझ में? अब इसमें भी दो चीज़ है। ये तो मुस्लिम्स को एप्लीकेबल ही नहीं है, ये आदिवासियों के लिए। जनरली वो प्रॉपर्टी इसमें यस भी करोगे ना, तो मुझे मैंने थोड़ा पढ़ा भी है, तो वो वक़्फ़ गिनाएगा ही नहीं, क्योंकि आदिवासी का नए कानून ने बंद कर दिया वक़्फ़ देना, नहीं दे सकते वो उनकी प्रॉपर्टी। तो इसमें नहीं रखना है। ये चीज़ हो सकती है कभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे में हमारी प्रॉपर्टी को एंशिएंट जामा मस्जिद और वो सब हो सकती है, वो लिख दें। वो प्रॉपर्टी तो हमारी है पर अब गवर्नमेंट के पास है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ भरना है। जैसे जामा मस्जिद अक्सर पुरानी होती है, तो अगर आर्कियोलॉजी में चली गई है तो आर्कियोलॉजी में नहीं है, उसका सब टोटल तो फिर ये भी ना हो। कारोबार अपने पास है तो फिर वो नहीं है। तो भी नो समझ। इसमें दो चीज़ है। एक नंबर पे कहीं तुम्हारी जमीन तो कहीं सरकार ने होता है भी- ना कि भाई कब्रिस्तान के अंदर तुम सुनोगे कि गांव के कब्रिस्तान में ना 5 एकड़ जमीन बाप दादा की चलती थी, पर अभी हाथ में 4 एकड़ 1 एकड़ तो भाई सरकार खाते खालसा हो गई है, श्री सरकार खाते उधार हो गई है। और रेवेन्यू रिकॉर्ड में और प्रॉपर्टी कार्ड में भी सरकार का नाम है, तो वहाँ ये आएगा कि वक़्फ़ सेकंड वाला वक़्फ़ नहीं, सॉरी, गवर्नमेंट हैज एनक्रोच्ड वक़्फ़। प्रॉपर्टी अब कौन सी गवर्नमेंट ने करी है? वो करी है, तो फिर वो भी उसका यहाँ पे वो mention पुराने करो। डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे। केंद्र सरकार हो तो केंद्र, स्टेट हो तो स्टेट, म्यूनिसिपैलिटी हो तो Municipality किस गांव में तरह का- पंचायत होती है, शहरों में म्यूनिसिपैलिटी, ज़्यादातर यही डॉक्यूमेंट। अगर कोई बॉडी है जैसे कि स्टेट मिनिस्ट्री में आती है, उन्होंने ले ली है, जैसे हाईवे हो गया, हाईवे वाले ने ले ली तो सेंट्रल गवर्नमेंट ली जाएगी, वैसा वो मिनिस्ट्री के हिसाब से डिफाइन करना है। अगर कुछ समझ में नहीं है तो उनके साथ कोई अंडर में कोई ऑफिस काम कर रही है, उनका आ जाएगा। फिर उसके बाद कोई ऐसी बॉडी जो सेंट्रल या तो स्टेट की हो, पर जो कहीं मेंशन नहीं हो रही, ऑटोनोमस बॉडी, खुद मुख्तियार हो। समझ में? और कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, तो सिलेक्ट करना है। जनरली नहीं होता है। नवसारी में है कोई पुरानी प्रॉपर्टीज वक़्फ़ में, नहीं ये है तो ये सीधी सैयद की जा रही है, वो सब है। फिर दिल्ली की जामा मस्जिद है, जिसका फिर है ना, जो आर्कियोलॉजी में चले जाएगा तो इमाम और मौजिन उनका पगार है ना मुतवल्ली का, वो भी गवर्नमेंट पे करती है फिर उसको, यानी वो पोजीशन अपने में नहीं होगी। अभी ये पे मेन एनक्रोचमेंट
एनकम्बरेंस डिक्लेयर, एलियनेशन है इनकम्बरेंस में। इसका अपने सीधी भाषा में कि अपनी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को दबा लिए कोई ने, बेच दिए, या तो उसके ऊपर बोझा बना दिया। तो ऐसा कुछ हमारी प्रॉपर्टी के साथ हुआ है। सिर्फ एनक्रोचमेंट की बात नहीं है यहाँ पे, समझ में? तो उसमें यस करना है। प्रोसेस एनक्रोचमेंट का नेचर क्या है? तो अगर समझो कि दुकान मैंने तुमको भाड़े पे दी मेरी मस्जिद की, और उसके बाद तुम्हारे घर तुम्हारे बच्चे आए, और तुम्हारे बच्चे अब बेच तो नहीं सकता, फिर भी उसने बेचान करार करके बेच दिए, तो उस सिलसिले में हमको एलियनेशन पे चेक करना है। यानी कि तुमने प्रॉपर्टी को बेच दी बेचान करार करके, तो उसमें ये एनक्रोचमेंट मतलब दबाण हुई है, एनकम्बरेंस मतलब लोन ले लिए समझो किसी ने वक़्फ़ पे, तो एनकम्बरेंस है। ये चीज़ तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉन एनकम्बरेंस मतलब। तो जनरली इसमें हम लोग ये सिलेक्ट करते हैं, यही आता है कि दबाण हो गई है। तो फिर कितनी दबाण हुई है उसकी डिटेल लिखना है। ये दबाण यानी जो भाड़ा करार तुम्हारे से नहीं करेंगे ना, उसको उनका यहाँ आना है। एनक्रोचमेंट में डालना ही पड़ेगा। दो ही रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो तुम उसको भाड़ुआत दिखाओ, भाड़ा करार रजू करके तुम उसकी वो दिखाओ, अगर वो नहीं है तो फिर सीधा एनक्रोचमेंट दबाण दिखाओ। ये उनको है ना नोटिस दो, नोटिस में ये चीज़ लिख देने की कि भाई आ रीतનું એ છે, એમાં કમ્પલસરી ભાડા કરાર છે, જો તમે ભાડા કરાર કરવામાં તમારે નહીં આવે તો તમને દબાણ કરતા તરીકે તમને कुछ जगह ऐसी होती है कि वो पहले से ही वो 80 साल पुरानी हमारे पास है वो केस, 80 साल पुराने भाड़ुआ है, क्या करना है? उसकी तीसरी पीढ़ी भाड़ा अभी भी देते नहीं है। तो एनक्रोचमेंट ही सीधा अगर भाड़ा है। नहीं देते तो वो सीधा दबाण है ना, जी। भाड़ा नहीं देते मतलब दबाण है। हमारे पास तो ऐसे है कि 80-90 साल तीसरी चौथी पीढ़ी अभी रहती है, कई प्रॉपर्टी प्रॉब्लम ये आएगा कि उसका क्लेमेंट ना वक़्फ़ बनेगा ना दबाण करता, वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। क्लेम कौन कर रहा है? वो करेगा तो उसको भाड़ा करार देना पड़ेगा। अच्छा यहाँ सॉरी एरिया आएगा, कितना लिया, मतलब मस्जिद की समझो कि 2000 स्क्वायर मीटर थी पूरी जगह, उसमें से 5 स्क्वायर मीटर उसने दबाण कर दी, जो दुकान का एरिया होगा वो, तो यहाँ पे वो एरिया लिखना है, समझ में आया? फिर यहाँ पे उसका नाम, समझ में आया? उसका धर्म, बाज़ दफ़ा नॉन मुस्लिम्स को भी दी हुई होती। अब डिटेल क्या है तो लिखने का, ऐसा लिख देने का। समझो कि अब इसका अब्बा को जाता है, इट वॉज गिवन ऑन लीज फॉर सो एंड सो पीरियड 10 मंथ्स, जो भी डिटेल हो उसकी कुछ के मुतवल्ली से। डिस्क्रिप्शन टाइप हाउएवर जैसे वो है ना, यानी दे दिया आर देखियो। नॉट लिविंग, बस नॉर्मल लगे अब तो ऐसा लिखने का, या तो लिख देने का आफ्टर कंप्लीशन ऑल्सो दे हैव बीन एनक्रोचिंग। समझ में आया? कुछ भी रीज़न जो एक्चुअल वो लिख देने का, समझ में आया? अगर एनक्रोचमेंट नहीं है तो फिर नो, ये फटाफट हो जाता है। फिर लिटिगेशन डिटेल, अगर हमारी वक़्फ़ या वक़्फ़ के ऊपर हमने वक़्फ़, हमारी वक़्फ़ नहीं है, हमारे वक़्फ़ के ऊपर किसी ने केस करा है और वो केस पेंडिंग है, तो उसकी डिटेल में अपन को यस करना है, लिटिगेशन के अंदर यस करना है, समझ में? अब कौन से जुडिशियल अथॉरिटी में चल रही है, मतलब कौन सी कोर्ट में, सिविल कोर्ट में चल रही है तो सिविल कोर्ट में सिलेक्ट करेंगे, हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट में सिलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू कोर्ट में मैटर चल रही है तो रेवेन्यू कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, ज़्यादा तो वक़्फ़ बोर्ड और वक़्फ़ ट्रिब्यूनल। रेवेन्यू में कब आएगी, जैसे तुम्हारी एंट्री पड़ गई है वक़्फ़ की पर और कोई क्लेमेंट ने बुलाया तो हमारी प्रॉपर्टी और उसके प्रकार शुरू हो गए एंट्री की, जैसे मतलब कि तुमको ये बताया यहाँ पे अब उन्होंने एप्लीकेशन दी नहीं तो एंट्री पड़ती है, तो ये पूरा प्रोसेस है क्या, तुमने एप्लीकेशन दी उसके बाद वो नोटिस काटेंगे, पब्लिक नोटिस देंगे, फिर उसके दरमियान में कोई ऑब्जेक्शन आएगा ना तो फिर वो तुम्हारा केस में ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसकी केस चलेगा। उसके बाद वो ऑर्डर करेगा कि हाँ ये हकदार है तो इसका नाम चढ़ना चाहिए, तो उसका नाम चढ़ेगा। तो अगर इसी कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो रेवेन्यू में आएगा, पर ज़्यादातर यही दो चीज़ होती है, वक़्फ़ बोर्ड और वक़्फ़ ट्रिब्यूनल। और इसमें भी क्या आएगा, एनक्रोचमेंट वाला ज़्यादा चल रहा है, समझ में? तो वक़्फ़ समझ लो कि अपना केस वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में, तो वक़्फ़ ट्रिब्यूनल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद किस सिलसिले में चल रहा है, तो एलियनेशन जैसा मैंने बताया ना, किसी ने गैरकायदेसर हमारी प्रॉपर्टी बेच दी है, कोई मामला छेतरपिंडी का हुआ है, हमारे वक़्फ़ के साथ तो क्रिमिनल बनता है,
फिर डिसीजन चैलेंज ट्रिब्यूनल का चैलेंज करा हुआ है, एनक्रोच दबाण हो तो दबाण, बोझा बनाया हो तो बोझा, ये एडवोकेट तुमको ज़्यादातर इसकी डिटेल समझा देगा, समझ में आएगा। जनरली ये चीज़ होता है। तो ये डिटेल अगर तुम्हारे पास मुतवल्ली लेके आए केसेस की, तो उसको बोलना कि तुम्हारे एडवोकेट से पूरी डिटेल लेके आओ, तो वो सारा हमको केस नंबर भी मिल जाएगा, कहाँ चलता है वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम केस नंबर डालेंगे, उसको ये सवाल कुछ बैठे बैठे कुछ नहीं कि भाई क्या क्या उसके तो हमने वो बना लिया, मैं बोलता हूँ उसके तो हमने वो बनाया है, ऐसा तुम एक बना लो क्या है एक्सेल आइटिनरी, वो बैठ के एक बार फिलअप कर लेने के, फिर बोलने का किसके डॉक्यूमेंट्स लेकर, है समझ में आया? अब यहाँ पे पार्टीज के नाम आएंगे जो केसेस में है ना, तो सबसे पहले अपने को सारे पार्टीज के नाम लिख देने का। समझो कि हमारा एनक्रोचमेंट का हमने किया है वक़्फ़ ने दबाण खाली कराने के लिए, तो सबसे पहले हम हमारे ट्रस्ट का नाम लिखेंगे। ये सारे जो detail- अब समझ में आया? इसका भी मुस्लिम करेंगे, जितनी भी पार्टीज हो ना उसका लिखने का है। जैसे अब उसके बाद मुतवल्ली जो इन्वॉल्व है केस में, जिसने केस करा है, समझ में आया? अब इसके बाद और ऐड करना है, सामने वाले की भी डिटेल्स भर ही देना है। सामने वाला नॉन मुस्लिम भाड़े पे दिया तब खाली नहीं कर रहा है, उसका लिखेंगे, समझ में आया? फिर उसके अगर 2-3 से ज़्यादा है तो डिटेल्स भरते रहनी है, समझ में आया? हाँ ये सारा जो भी डिटेल है उस यहाँ देखो एक ही है यहाँ पे, केस की डिटेल एक ही है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो है ना वही करना है, समझ में आया? मॉस्क के रिलेटेड, समझ में आया? तो ये पे डिटेल भरेंगे। तो उसका स्टेटस क्या है, जजमेंट प्रोनाउंस हो गया, मतलब जजमेंट आ गया है, फैसला आ गया है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो लोग जजमेंट की कॉपी मांगेंगे, तो जजमेंट की कॉपी तुमको वकील देगा, वो यहाँ पे अपलोड करना है। अगर जजमेंट नहीं आया और केस चल रहा है तो ये सादी लीगल लैंग्वेज में लिखा है कि केस चालू अंडर सब जुडिशियस, मतलब जज के अंदर मैटर है, समझ में आया? फिर प्रेजेंट स्टेटस ऑफ मैटर, मैटर कहाँ चल रही है, तो अभी सामने वाले का रिप्लाई पे हो तो बोलने का रिप्लाई ऑफ ओपोनेंट, ये डिटेल्स है ना, वकील या लेगा। तो तुम्हारे फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे हो तो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, जजमेंट हो गया है तो समझ में आया? तो यहाँ पे वो डिटेल्स भरेंगे। फिर अगर जजमेंट आ गया, यहाँ पे हमने बोला जजमेंट आ गया, यहाँ पे अपलोड भी कर दिया, तो इसके बाद नहीं कि सवाल इम्पोर्टेंट है कि जो जजमेंट आया उसके हिसाब से ग्राउंड लेवल पे अमल हुआ, तो अगर हो रहा है तो यस करेंगे, नहीं हो रहा है तो नो करेंगे, समझ में आया? यस करने पे हमको क्या लिखना है, कंप्लेनेंट विथ ऑर्डर, मतलब ऑर्डर के साथ हो रहा है तो यस करना है, नॉन कंप्लेनेंट हो रहा है तो नो करना है। ये भी इन लोगों ने नवा ऐड कर दिया, पहले खाली रिमार्क लिखना आता था किसमें इसमें इम्प्लीमेंटेशन में। अब इन लोगों ने कंप्लाइंट हो रहा है तो कंप्लाइंट बोलना है, नहीं हो रहा है तो नॉन कंप्लाइंट करना है। ना बोल तो उसके बाद डिटेल लिखना है रिमार्क कि क्या हो रहा है, तो बोलेगा ऐसा, बोलेगा कोर्ट या तो ट्रिब्यूनल हैज ऑर्डर टू वैकेट द प्रॉपर्टी, या तो फिर लिखना समझ लिखा हुआ तो एनक्रोचमेंट इज कंटिन्यू, समझ में आया? कोर्ट का चुकादा तो यहाँ से यस करके हमको डिटेल भरना है, इसमें कौन सा ऑर्डर ही करना है, टाइटल अपलोड डॉक्यूमेंट। तो फिर इम्प्लीमेंटिंग नहीं हुआ तो फिर नॉन का कैसे आ गया? हाँ भाई, तो नो करना पड़ेगा ना, ये डिटेल दी है, प्रोनाउंस हो गया ना, ऑटोमेटिक जो चल रहा है वो चल रहा है, समझ में आया? अगर नो करने पर अपील ये भी इसमें चेंजेस चल रहा है, वरना पहले खाली इतना ही आता था, ये रिमार्क कहा जाता था। नो करने पर जो अपील आ रहा है समझो कि ऑर्डर आ गया, इम्प्लीमेंट भी हो गया, पर इम्प्लीमेंट के पहले ना टाइम पीरियड होता है अपील का, वो दरमियान में किसी ने अपील कर दी तो फिर यस कर दो। दो में से कोई एक पार्टी नहीं मान रही है और वो अपील में जा रही है, तो फिर अपील में यस करेंगे, अपील में वापस वो लिखना है कि अपील में भी फैसला हो गया कि केस चल रहा है, तो दोनों सिलेक्ट करेंगे। हाँ, ये अपीलेट कोर्ट हो जाएगी ना, ये ट्रिब्यूनल कोर्ट की अपीलेट हो जाएगी। जजमेंट आ गया तो उसका भी जब जजमेंट अपलोड करना है, फिर सेम चीज़, ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है तो क्या, नहीं हो रहा है तो नहीं, ऐसा हो रहा है तो फिर सब वही वापस आएगा। फिर वापस अपील।
जितनी अपील हुई है आगे नहीं आ रहा। सेकंड अपील थोड़ी होगी नो, ये यहाँ पे यस नो करेंगे ना तो होगा। ऊपर यस करो, यहाँ पे यस नो करो तो उसमें नो Not करो, compliant. अब फिर यहाँ पे आएंगे। अब उसके बाद नीचे वाले में नो करोगे तो यस नो करो। ये वापस आ हाँ वो है ना। यानी हर एक में तुम अगर वो करते जाओगे तो भी होते जाएगा, पर वो इतना डिटेल में वो होता नहीं है इतना सब। सबसे पहले तो झुका देते हैं यहाँ। इसमें दूसरी दो चीज़ डालनी है कि जो ये अपन ने फर्स्ट केस जो लिखा ना ये वाला, तो केस नंबर डालोगे तो समझ में आएगी वो केस कौन सी डेट को फाइल हुआ था, तो समझ लोगे। 10 को फाइल करा, उसका डिटेल डालना। रिमार्क में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फिर अपील के भी डेट लिखने की, कि अपील उसके बाद 1 तारीख को ख़त्म हुआ केस, तुमने 22 तारीख को अपील करी है, तुम्हारा जजमेंट के अगेंस्ट 22 तारीख सामने वाले ने करी, तो यहाँ अपील की तारीख लिखनी थी। अगर लिटिगेशन है ही नहीं कुछ कोर्ट की मैटर्स, तो फिर वापस से सेव करना है। अब लैंड रिकॉर्ड में क्या करना है, जो अपनों ने यहाँ डिटेल्स भरी है ये वाली, प्लॉट नंबर, सर्वे नंबर, ये डिटेल्स भरी है तो वापस यहीं भरना है। समझ में आया? चलो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है इससे मतलब करना। नहीं, भरना ही पड़ेगा। प्लॉट नंबर 0 क्या था, खाटकीवाड़, खाटकीवाड़ रोड, क्या गली थी? काम में हूँ, मैं करता हूँ पर समझ में आए? तो प्रश्न करते ईस्ट में स्कूल, फिर दूसरा क्या था, ये लिख देने का। किस चीज़ की डिटेल प्रॉपर्टी की, लैंड रिकॉर्ड के हिसाब से, यहाँ पे एड्रेस के हिसाब से भरा। अच्छा, पूरा ऊपर का आपस का भी जनरली वही एड्रेस होता है। ये भर दिया, लैंड रिकॉर्ड है तो भरना है, ये लैंड रिकॉर्ड हो गया। प्रॉपर्टी कार्ड हो तो भर देना, अपलोड कर देना। इसके तरह 7 बार का उतारा भी होता है, वो भी अटैच कर देना। समझ में? फिर इसको सेव कर देंगे। इसमें भी ये चीज़ याद रखना है, सर्वे नंबर वाला बस गलत है, हाँ फिर वो चेंज नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी के फ़ोटो है वो अपलोड कर लेना है ना। ये कंपलसरी नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा फराग है तो कर देना। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड गूगल मैप से मिल जाता है, ये भी गूगल मैप से मिल जाएगा। जियो टैगिंग समझ में, प्रॉपर्टी जहाँ उस पर टैग करके उसका फ़ोटो लेना। समझ में? कंपलसरी नहीं है। डिटेल सर्वे ये हुआ ही नहीं है, बड़ौदा की गुजरात की वक़्फ ने कराई नहीं हुई है, तो ये भी नो रहेगा। फिर वापस सेव करेंगे, ये भी नो आता है, जनरली एप्लीकेशन होती नहीं है। यहाँ पे भी सेव, अगर कोई एंट्री रिसेंटली हुई है म्यूटेशन वक़्फ, जैसे मैंने बोला नहीं, इसमें एंट्रीज होती है तो उसका ऑर्डर भी होता है कलेक्टर का, वो अपलोड करना है। पर वो जनरली है ना, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मैंने ऑनलाइन इस तरीके का होता है। ये तो ऑफिशियल प्रिंट, अनऑफिशियली प्रिंट कार्ड लिया था, लेकिन इसमें जो नोंद होती है ना उसका नंबर का, ट्रस्टली नोंद ऑर्डर होता वो है। 135 डी की नोटिस में भी आ जाता है। पर वो ऑर्डर तो फिर कहाँ से लाएंगे? क्या? ऑर्डर कहाँ से लाएंगे? ऑर्डर फिर जैसा तुमने वो करा ना कल, तब इसे ऑनलाइन निकाल सकते। ऑर्डर के लिए तो जाना ही पड़ता है एंट्री का, तो ये ले लेने के उसमें ऑर्डर हुआ था। देखो, अरजदारनी अर्जी में अर्जी करना पड़ता है ना, लगत थયેલ રજૂઆત આધારે મિલકત કાર્ડના રેકોર્ડમાં ગુજરાત રાજ્ય વકફ બોર્ડ ગાંધીનગર તારીખ 16/16 રજિસ્ટરની પ્રમાણિત નકલ આધારે વકફ ટ્રસ્ટનું નામ દાખલ કર્યાની નોંધ કરી यहाँ से हमारा नाम चढ़ा। तो ये ऑर्डर है, ये कलेक्टर का ऑर्डर होता है। या ऑनलाइन रिकॉर्ड का काढ़ा है ना, तो
ऐसा है, वरना वो उसके सिक्कों के साथ वो अगर वो सब कुछ के बाद अगर फाइनल प्रॉपर्टी कार्ड निकल जाए तो उसमें भी आ जाता है फेरफार नहीं विगत में ट्रस्ट वहीवट करता है, नाम दाखिल करवा वापस ये हुक्म जो हुक्म कौन सी तारीख की है वो सब तो फिर यहाँ पे सब अपने को अगर ये यस करेंगे तो सब डिटेल लिखनी पड़ेगी। जैसे तुमने वाकिफ वाला पूछा ना, उसमें नाम अभी अपना चेंज हुआ नहीं है तो यहाँ पे नो कर देना है, वो उसके बाद अपलोड करना है। समझ में आया? किसने पास करा वो लिखने का, कलेक्टर हो तो कलेक्टर, मामलतदार। पर जनरली इसको है ना नाम नहीं चढ़ाओ तो नो करके चला आगे चल जाओ। समझ में? यहाँ पे जैसा मैंने तुमको बताया वैसे इन्होंने करी है वक़्फ़ भी, तो इनका अगर वाकिफ है वो तो मैंने समझा नहीं है दिया। तो फिर तो समझा दिया परचेज प्राइस वाला। यहाँ पे इनका अब्बा का नाम तो पूरा ही भाई। समझ में? देखो क्वेश्चन नहीं आता भाई, देखा यहाँ पे वेदर प्रैक्टिसिंग अपन उसमें फॉर्म में दिखाते हैं, कहोगे स्टे हो गया ना उसके लिए यहाँ पे एड्रेस भर देंगे, फिर इसको सेव करेंगे ना, नेक्स्ट करेंगे ना, तो ये वाकिफ की डिटेल है ना यहाँ सेव हो जाएगी, नीचे आएगा। समझ में? फिर जब वापस तुम लॉगिन करोगे ना तो ये सारी डिटेल नहीं आएगी वापस वाकिफ की। समझ में? तो यहाँ पे सिलेक्ट कर। अब समझो कि दो वाकिफ है, ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी दो भाइयों की होती है, दोनों ने वक़्फ़ कर दी एक ही प्रॉपर्टी को, तो यहाँ पे ऐड मोर करके दूसरे भाई का भी नाम रहता है। समझ में आया? पेड़ी की चीज को भी वाकिफ तो वक़्फ़ होती है ना। देखो यहाँ पे अब जो नहीं भरेंगे तो आगे बढ़ेंगे नहीं तो उनको रीसर्कुलेट करेगा। कई लोग वो मरने पे वक़्फ़ करके जाते हैं कि भाई मैं मर जाऊँ तो मेरा ये घर मस्जिद में दे देता, समझ में? तो वो इंतकाल के बाद वो प्रॉपर्टी उनके वारसाई में जाएगी, फिर वो वारसाई वाले सबके नाम से यहाँ पे जो आएगा वो सबके नाम चढ़ेंगे। कंट्रीब्यूशन 0 है, वो इसमें डिटेल में आ जाता है। वो ऑडिट रिपोर्ट नहीं होता ना, कोई की भी अपलोड कर देते ना, कोई भी आधार कार्ड के ऊपर डाल दो ना, उसका डाल देता ना। क्या था भैया तुम्हारा फोटो था? इसका आधार कार्ड करा होगा ना। हाँ यार, समझ में आया? ये डिटेल्स भरने के बाद तुम नेक्स्ट करोगे ना, प्लीज रिलीजन का कुछ कर रिलीजन यहाँ राइट साइड मुस्लिम वो कंपलसरी नहीं है वाकिफ का। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब ये चीज़ है ना, देखो यहाँ पे ये दो, आर यू श्योर, डू यू वांट टू सेव दिस डिटेल, तो उसको बोलेंगे समझ में। अगर नहीं है कंपलसरी तो उसको सेव नहीं करना है, लॉग आउट कर लेना है। ऊपर सेव ड्राफ्ट होगा तो ड्राफ्ट रहेगा। अगर ये प्रोसीड कर दोगे ना तो फिर चेंज नहीं होता, मुश्किल होता है। कोई भी चीज़ सेम प्रॉपर्टी तुम सेम नाम से एड्रेस के साथ डालोगे तो नहीं होएगा। फिर यानी दो एक बार मस्जिद की 4 प्रॉपर्टी है तो एक प्रॉपर्टी तुमने डाल दी, ये केस बहुत बार उसका होता है। कंप्लीट हो गया तो तुमने यस कर दो। अब यस कर दिया तो फिर वो प्रॉपर्टी में कुछ नहीं होगा, फिर नई प्रॉपर्टी में सब होएगा। तुम वो सेम एड्रेस के अंदर फिर वो प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना बहुत दिक्कत होगी, वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व भी नहीं है। इसको यस करेंगे ना तो यहाँ पे आएगा, देखो ये ऑप्शन प्रॉपर्टी ऐड कन्फर्म, डू यू वांट टू ऐड मोर प्रॉपर्टीज इन एग्जिस्टिंग। यस तो अगर हो जाता है अभी यहाँ यस करो तो दूसरी ओपन हो जाएगी। बस वो खाली दिखा दे वो क्वेश्चन था तो यस करेंगे ना तो ये तुमको दूसरे बार में लेके चले जाएगा। जब यहाँ पे तुमको लिखने का है नेम ऑफ प्रॉपर्टी, वही जो पहले में लिखा है ना वही सब आएगा। नहीं यहाँ पे प्रॉपर्टी की डिटेल आएगी ना, नाम मदरसा होएगा, समझो कि ये मस्जिद थी। अब वो यानी वो नई प्रॉपर्टी की जो अब डिटेल्स दूसरी जगह वाली property डेमो मदरसा, समझ में आया? तो दुकान हो तो डेमो दुकान, सेम चीज़ लिखनी है। जो प्रॉपर्टी दूसरा तो प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, डेमो मदरसा, समझ में आया? फिर वो सेम डिटेल यहीं पे भरनी है वो प्रॉपर्टी की। यहाँ पे कहाँ है मदरसा, मदरसा सिलेक्ट कर लेने का। मैंने अब उसका यूजेज कैसा है तो रिलीजियस, दुकान हो मैंने घर हो तो कॉमर्शियल, जिससे भाड़ा आता हो। फिर ये सारी डिटेल जैसे वापस उसमें भरी थी वैसे भरनी है प्रॉपर्टी कार्ड के हिसाब से, सेम वापस भर। उसकी वो भाड़े पे दी और उसकी भाड़े पे, उसकी इनकम में अक्सर नहीं होगी तो 0-0 कर दिया, उनका अपने पूरे वक़्फ़ का कर दे, समझ में? तो 0-0 करके आगे बढ़ा देना, नो एक्सपेंडिचर नो इनकम करके यहाँ पे 0। सेम चीज़ वापस वो आएगी। अगर वो प्रॉपर्टी को तुमने भाड़े पे दी थी वो खाली नहीं कर रहा है तो एनक्रोचमेंट में यस, एनक्रोच नहीं है तो नो। मदरसा अक्सर नहीं होता एनक्रोच, समझ में?
ये सेम डिटेल वहाँ पे वापस भरनी है, समझ में? ये पहला फॉर्म भरने में तुमको टाइम लगेगा, फिर उसके बाद Easy हो जाएगा। उसको नहीं होगा। समझ में? वापस जैसा नेक्स्ट करेंगे तो सेम क्वेश्चन पूछेगा, सेव एंड ऐड मोर प्रॉपर्टी, तो उसको वो कर देते हैं। अब अपना जो डिटेल्स भरी ने वो डिटेल्स यहाँ पे इसे रिफ्लेक्ट करेगी। देखो डेमो मुस्लिम का, अगर तुम यहाँ वहाँ सेव सबमिट कर देते ना तो ये तुम्हारा ऑप्शन यहाँ से चले जाता है एडिट का, ये वापस वही पेज आएगा। देखो इसमें चलेंगे तो सब सारी सेव है चीज़ें एज इट इज़, खाली तुमको ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने का रहेगा बार बार। नहीं, फाइनल सबमिशन के टाइम पे हर एक प्रॉपर्टी की मैं ऑडिट रिपोर्ट तो तुमको करना ही पड़ेगा। देखो ये वाकिफ का जो मैंने बोला था ना, वापिस से नहीं भरना है, इसको सिलेक्ट कर लेने का, इसको ये एडिट पे सिलेक्ट करेंगे तो ये भरा गया, समझना? ये ग्रीन वाले को फिर नेक्स्ट करके अब इसको सबमिट के प्रोसेस पे करेंगे तो आर यू यू वांट टू सेव, तो यस प्रोसीड करेंगे, सेव हो गया। अब यहाँ पे नो करेंगे, ऐड मोर की जगह एक ही प्रॉपर्टी है समझो, तो नो करेंगे, फिर डिक्लेरेशन आ जाएगा। इसका आंखा बंद करके सबको नोट करने का, यस करिए मत भूलिए, समझ ना? इसको सबमिट कर देने का, फाइनल सबमिशन, यस प्रोसीड कर देंगे, वो सबमिट हो गई। ये हो गई तुम्हारी सबमिट। अब इसके बाद ये वापस आ गया, यहाँ पे आ गया फाइनल सबमिशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुल। अब इसके बाद तुम इसको एडिट नहीं कर पाओगे, अब सिर्फ तुम इसको व्यू कर पाओगे। ये फाइनल सबमिट हो गया ये। ये फाइनल सबमिट, ये ये प्रॉपर्टी दिखाने के लिए करा, अब मस्जिद वालों को क्या देना है आपको? मतलब भाई तुमने सबमिट कर दिया। ये इसका प्रिंट कार्ड लेने का नहीं, प्रिंट नहीं निकलता, अपन डायरेक्ट प्रिंट अपने, हाँ ये करने, ये वापस उसको व्यू करके कस्टमाइज करके अपने लिए ये करना। कंट्रोल T तो इस तरह की निकलेगी। PDF देने PDF पीडीएफ ही देने की नहीं है इसमें आ गया ना, सब डिटेल आ गई ना, देखो सब डिटेल्स आ जाती है इसमें, डेमो, नेम ऑफ मुस्लिम, टाइप ऑफ, ये सब आ गए तो अपन ने भरा। PDF एक बनाएगा हम पे वो खुद भी कर सकते हैं। समझ में? ये तो प्रॉपर्टी अपने अपने तो नीचे जनरेट हो जाएगा। अब जितने भी तुम्हारे अंडर प्रॉपर्टी ऐसा मुतवल्ली है उसकी लिस्ट यहाँ पे आती जाएगी ना, उसकी प्रॉपर्टी आईडी भी बनती जाएगी, प्रॉपर्टी आईडी बनेगी हर मस्जिद की अलग अलग हर प्रॉपर्टी, हर मस्जिद की नहीं, हर प्रॉपर्टी की। तुम एक मुतवल्ली 10 ट्रस्ट में हो, तुम ये तुम्हारे अकाउंट में कर सकते हो। रुकोली के नीचे फिर जो ट्रस्टी होते हैं उनका भी कुछ नाम वगैरह नहीं? किसी भी नहीं, एक का नहीं। नाम आएगा। किसी भी एक का नाम आएगा। अगर 10 है, समझो कि भाई मेन प्रमुख है, प्रमुख को उसका नाम नहीं लिखना तो सभ्य के नाम से भी कर सकते हो, कोई भी उसमें हो गया, उसका कोई नहीं। ठीक है, फिर इसको तो लॉग आउट लॉग इन आराम से कर जो सकते हो। मस्जिद में न मुतवल्ली है न कुछ है तो वो उसके वक़्फ़ अंदर by user करके। बाई कस्टम या बाई यूज़र करके भी एक बार रजिस्ट्री कर देने की। तो वक़्फ़ होना ज़रूरी है उसके लिए, कोई भी वक़्फ़ होना ज़रूरी है।